रिकॉल करवाता हूँ एक बार। हमने पढ़ा था कि भाई मुस्लिम इन्वेजन जो भारत पे हुआ था वो दो हिस्सों में हुआ था। एक होता है आपका टर्किश इन्वेजन, और दूसरा क्या बताया था मैंने आपको, अरबों का आक्रमण। और मतलब हमें लगता है कि मुस्लिम एक ही है, लेकिन एक नहीं है। उसमें कुछ जो अरब से आए हैं वो अरब भी कहलाएंगे, और जो टर्किश से आए हैं वो टर्किश कहलाएंगे, तुर्की कहलाएंगे, ठीक है ना। तो उनके बीच में है। अरबों में सबसे पहले किसने अटैक किया था पता है आपको? मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था। और तुर्कियों में दो अटैक हुए थे, गजनवी और गौरी। तो गजनवी जो है वो, अब पेपर में बच्चे भूल जाते हैं कि पहले कौन आया, गजनवी आया कि गौरी। तो मैंने बताया जिसमें ज्यादा लेटर्स उसको पहले रखो, जिसमें कम लेटर्स को तो पहले कौन आया, गजनवी। बाद में कौन आया, गौरी आया। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। मोहम्मद बिन कासिम आया तो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था और 5 लोगों को फ्री कर दिया था, बच्चों को, बूढ़ों को, ब्राह्मणों को, विकलांगों को, औरतों को, है ना। इन 5 लोगों को फ्री कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, जजिया कर की पूरी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी थी कि सबसे पहले तो किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। बाद में फिर ब्राह्मणों के ऊपर किसने लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। फिर अकबर ने इसको हटा दिया। फिर औरंगजेब ने इसको दोबारा लगाया। फिर मोहम्मद शाह ने इसको दोबारा से हटा दिया। लेकिन आपको पता है कि जजिया करना अंग्रेजों के टाइम पे भी लिया जाता था। अगर मान लो किसी को कुंभ जाना है, महाकुंभ जाना है नहाने, तो 1 रुपए जजिया कर लेते थे। कितना लेते थे? 1 रुपया। और उस समय आदमी का पूरे महीने का खर्चा 1 रुपये नहीं होता था। जजिया कर एक तरह का रिलीजियस टैक्स है। अगर आपको किसी मंदिर में जाना है, फेमस मंदिर में, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। रिलीजियस टैक्स है, पिलग्रिमेज टैक्स भी बोलते हैं उसको। जैसे मुस्लिम में एक रिलीजियस टैक्स है, इसको जकात बोलते हैं। उसी तरीके हिंदू में एक कर है आपका, जजिया कर है। जब देश आजाद हो गया तो भी, जब देश आजाद हो गया और पहला महाकुंभ लगा ना, जैसे इस बार लगा था, तो उस समय जो पहली गवर्नमेंट थी कांग्रेस वाली, उन्होंने भी टैक्स लगाया था, रेवेन्यू टैक्स करके, मेंटेनेंस टैक्स करके, जो रेलवे टिकट पे लगता था। क्योंकि लोग ट्रेन के थ्रू जाते थे तो उनको चाहिए था मेंटेनेंस। अगर भाई इतने लोग जा रहे तो मेंटेनेंस में खर्चा आएगा, तो मेंटेनेंस टैक्स लेते थे। वर्तमान में फिलहाल कोई टैक्स नहीं है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। फिर तुर्कों का आक्रमण में सबसे पहले ये गजनवी के बारे में बताया मैंने आपको, ठीक है ना। सोमनाथ पर अटैक किया था। उसके बाद कौन आया था? गौरी आया था। गौरी के दास का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 3 गुलाम थे एक्चुअली इसके, है ना, मैंने बताया था आपको, है ना। यालदोज, कुबाजा और कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। ये सारे चलते रहे, लड़ाइयाँ होती रही, ठीक है ना। हाँ, कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी डेथ कैसे होती है? चौगान खेल के। चौगान क्या होता है? एक तरह का पोलो जैसा गेम होता है, ठीक है ना। तो उसमें चौगान खेल के इसकी डेथ हो जाती है। आगे नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद नया राजा कौन बनता है? इसके बाद नया राजा बनता है इसका बेटा आराम शाह। कौन बनता है इसका राजा? बेटा आराम शाह। बट आराम शाह जो है वो अयोग्य शासक है, उसको आराम करने के लिए भेज देते हैं, कुछ महीने के लिए आता बस ये, है ना। आपको लगेगा 1 साल, लेकिन 1 साल नहीं है एक्चुअली। अक्टूबर नवंबर में आया, जनवरी में चला गया, कुछ ही महीने है, ठीक है ना। आराम शाह के बाद नया राजा कौन आता है? इल्तुतमिश कुछ टाइम तक ठीक ठाक शासन करता है, ऑलमोस्ट लगा लो 25 साल के आसपास शासन करता है। और इल्तुतमिश के जाने के बाद जो है कौन आता है? उसकी बेटी आती है, जिसका नाम है क्या, ये ये बेटे ज्यादा योग्य नहीं है, तो शासन किसको देते हैं? बेटी को देते हैं। तो वो जो 40 सरदारों का ग्रुप हमने पढ़ा था, इसको तुर्काने चालगामी या तुर्की चालीसा कहते हैं, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। किसको? रजिया सुल्तान को। ये सोच के सपोर्ट कर रहे हैं कि चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो रजिया सुल्तान है, ये जब राजा बन जाते तो इसके तेवर बदल जाते हैं, है ना। अब हर कोई चाहता, मैंने आपको बताया था कि हर कम्युनिटी में अपना अपना कल्चर है। तो वो जो 40 सरदारों का ग्रुप था जो बनाया था बलबन और इल्तुतमिश के टाइम पे पलेगा, इल्तुतमिश और बलबन अभी आएगा, तो उन्होंने, वो कल्चरल भी था एक्चुअली। 40 सरदारों का जो ग्रुप था, उन्होंने रजिया सुल्तान को क्या बनाया? राजा बनाया, ये सोच के कि हमारे कल्चर को प्रमोट भी करेगी, साथ में अपना काम भी करेगी। लेकिन क्योंकि मुस्लिम प्रथा में अब चूंकि पर्दा प्रथा है, जैसे हिंदुओं में भी होता है वैसे सेम, लेकिन उसने पर्दा प्रथा को क्या कर दिया? त्याग दिया। खुले मुंह दरबार में आने लग गई, है ना। और मुस्लिम्स की तरह महिला होकर के टोपी पहनने लग गई, है ना। जैसे मतलब कि लड़की होकर के लड़कों वाला गेटअप ले लिया उसने,
ये बात पसंद नहीं आई किसको, वो 40 सरदारों के और इनके भाइयों को भी, रजिया सुल्तान के भाइयों को भी ये बात पसंद में नहीं आई। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बताऊंगा आपको मैं। तो ये पहली महिला शासिका थी, ठीक है ना। इन इस यह पुरुषों की तरह क्या करे, वस्त्र पहन करके आने लगी, और ये 40 सरदारों को पसंद नहीं आया। वस्त्र पसंद नहीं आया, उसका तरीका ही पसंद नहीं आया वस्त्र पहनने का, है ना। महिलाओं को महिलाओं वाले वस्त्र पहनने चाहिए, वो चीज है। इसने दिल्ली के मलिक याकूत के साथ रजिया के घनिष्ठ संबंध थे, ठीक है ना। कोई पॉपुलर पावरफुल व्यक्ति था। आगे नेक्स्ट, ध्यान से सुनना। ये जो रजिया सुल्तान थी ना, इसने पंजाब के ना एक इक्तादार है जो इसी के इक्ते पे था, इसका नाम था मलिक अल्तुनिया। क्या नाम था इसका? पंजाब का था। उसने रजिया के अधीनता मानने से इनकार कर दिया। पहले इक्ता प्रणाली थी ना भाई, कि आप मेरे सेना में काम करो, मैं आपको जमीन का एक टुकड़ा दे दूंगा, सैलरी नहीं दूंगा। इसको इक्ता प्रणाली कहते थे। तो एक इक्तादार था, इसका नाम था अल्तुनिया। पहले वो इन्हीं के अंडर में था, लेकिन उसको जमीन का टुकड़ा कहाँ दे रखा था? पंजाब में। बाद में वो उनके अंडर में आने से मना कर दिया, भाई अब हम, हमारा अपना जमीन है, अब हम खुद के राजा है, कोई टैक्स नहीं देंगे। तो क्या किया रजिया सुल्तान ने उसको, है ना, रजिया सुल्तान ने उस पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। लेकिन वो हार गई, हारने के कारण उससे शादी कर ली, ठीक है। किसने? रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया, ठीक है। तो ये सारा, किंतु रास्ते में जब वो वापस आ रही थी, तो रास्ते में हरियाणा में एक जगह गई, किसका नाम है? कैथल। क्या नाम है? कैथल में अल्तुनिया और इसकी रजिया की हत्या हो गई। वो क्या कर दी गई, है ना। किसने की? इसके भाइयों ने की। और प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा था 40 सरदारों को, वो जो ग्रुप था, है ना, वो प्लानिंग कर रहा था, ठीक है। तो ये सारा कुछ हुआ, तो ये सब कुछ हुआ। हाँ, याकूत जो दिल्ली में था, जिसके रिलेशन थे इससे, इसके रजिया के, उसकी भी हत्या कर दी। इसके अलावा और क्या हुआ? रजिया एक असफल शासिका साबित हुई। इसका प्रमुख कारण इसका महिला होना था। अगर ये महिला ना होती तो ये और दिन सरवाइव करती। वो महिलाओं वाले रूल रेगुलेशन नहीं लगते, तो ये 40 सरदार इससे नाराज ना होते, है ना। सारी बातें होती। और इसके बाद अब देखो, रजिया सुल्तान के जाने के बाद अब कौन आता है? बहराम शाह आता है। उसके बाद अलाउद्दीन महमूद शाह आता है, लेकिन ये कुछ कुछ सालों के लिए है, बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए, ठीक है ना। रजिया सुल्तान के बाद अब उसके बाद आता है नेक्स्ट राजा कौन? नसीरुद्दीन शाह। ये जो 40 सरदारों का ग्रुप बना गई, उसी में से एक को राजा बनाया जाता है, नसीरुद्दीन। लेकिन बड़ा कमजोर राजा है ना। दूसरों के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं डालता, मतलब ज्यादा, मतलब डिपेंडेंसी नहीं है इसकी, बहुत ही कम खर्च करता है। ऐसा राजा है जो टोपी सील करके अपना जीवन यापन करता है। इस्लाम में ईमानदारी की कमाई को लेकर बड़ा कुछ कहा गया है। मतलब कमाई कैसी होनी चाहिए? ईमानदारी की होनी चाहिए, बेईमानी की कमाई नहीं होती। इसलिए कई राजा इतिहास में आपको मिल जाएंगे जो राजा होने के बाद टोपी सी रहे हैं, उस टोपी को बेच रहे हैं, उस टोपी से जो इनकम हो रही है उसको, उससे अपना वो काम कर रहे हैं, है ना। औरंगजेब भी उसी में से एक है। औरंगजेब राजा होने के बाद भी टोपी सीते हुए गुजारा करता है। और उसने जितने कुरान लिखा, जितना उसने हैंड रिटन कुरान जितना उसने लिखा, उसकी इनकम और टोपी की इनकम से उसने अपनी कब्र बनवाई थी। उसने अपनी कब्र के लिए ताजमहल नहीं बनवाया था, उसने अपनी कब्र के लिए राजा, ये मतलब कि देश का पैसा इस्तेमाल, अपनी कमाई का पैसा इस्तेमाल किया था, ठीक है ना। तो उसने पहले वो कुरान भी लिखता था, लेकिन उसका कुरान लिखते वक्त अगर कोई गलती हो गई तो फिर वो गुनाह माना जाएगा। तो उसने कुरान की इनकम को छोड़ करके टोपी वाली इनकम से ही अपना कब्र बनवाया। इसलिए उसकी इनकम, अगर आपको करंट न्यूज पता होगी जो चल रही है, उसकी जो कब्र है वो घेरी हुई नहीं है, ओपन है, समझ आप लोग। और सिंपल मिट्टी की कब्र है, मतलब कोई लाव लश्कर नहीं है। जैसे और भी है ना बतेरे, हुमायूं का मकबरा देख लो, है ना, बीबी का मकबरा देख लो, ताजमहल देख लो, है ना, बहुत सारे मकबरे हैं। तो इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं बनाई उसने, उसने सिंपल रखा, ओपन रखा, ठीक है ना। और उस अपने रिलीजियस गुरु के बगल में रखा जिसको वो मानता था, उनकी कब्र वहीं पे ही है, उनके बगल में। तो टोपी सिल करके जीवन यापन करता था कौन? नसीरुद्दीन शाह। कमजोर भी, अच्छा देखो, अब राजा टोपी सी के गुजारा कर रहा है तो दुनिया उसको कमजोर समझेगी, है ना। कमजोर समझने की गलती करते हैं। और कमजोर ये ज्यादा इंटरफेयर भी नहीं करता था चीजों में ज्यादा, है ना, वो चीज है। इसने एक गुलाम को 40 दल के स्थान दिया। और गुलाम देखो सुनो,
इसका इसका एक गुलाम था, इसका क्या नाम था, बलबन। इसका गुलाम का क्या नाम था? उसने कहा कि भाई इसकी एंट्री कराओ बलबन की 40 लोगों के ग्रुप में, ठीक है ना। तो बलबन की एंट्री कराता इसमें। उसके बाद ये जो बलबन है ना, ये इतना पावरफुल निकला बाद में कि बाद में ये बलबन ही सारा ऑपरेट करने लग गया। मतलब 40 लोगों के ग्रुप को कौन ऑपरेट कर रहा है? बलबन। राजा कौन बनेगा ये 40 लोगों का डिसाइड कर रहा है, 40 लोगों का ग्रुप डिसाइड कर रहा है। और 40 लोगों में सबसे पावरफुल कौन है? ठीक है ना, धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो आगे, अच्छा, इसने बलबन को उल्गू खां की उपाधि दी थी। नसीरुद्दीन ने जो है उल्गू खां की उपाधि दी थी। इसका मतलब क्या होता है? महान खान। महान मतलब कि जो बहुत ज्यादा क्या हो, शक्तिशाली हो, पावरफुल हो, लड़ने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो, तो वो सारी चीजें। तो उल्गू खां का मतलब तुर्किश लैंग्वेज में क्या होता है? उल्गू खां का मतलब महान होता है, और इसका मतलब होता है शक्तिशाली या प्रमुख, जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो। इसके समय में बलबन की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है ना। ये बलबन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट राजा कौन आ जाता है इसके बाद? बलबन आता है। अच्छा, बलबन और इनके बीच में ना वैवाहिक संबंध भी थे। मतलब बलबन, उसने अपनी शायद बेटी की शादी उससे करवाई थी, या पता नहीं क्या था, ऐसा कुछ था। वो एक मैटर था इनके भी, मतलब इसके और बलबन के काफी क्लोज रिलेशन। किसके? बलबन और ये नसीरुद्दीन से आगे क्लोज रिलेशन थे। नेक्स्ट राजा कौन बन जाता है? बलबन बन जाता है 1266 से 87। ये ईरान का रहने वाला था। कहाँ का? इसने ना दो चीजें चालू की, सजदा और पैगोस। ये क्या था? राजा के सामने घुटनों के बल बैठना, राजा के हाथ या पैरों को चूमना, ये सारी चीजें। इसको औरंगजेब ने बंद करवाया था आगे चलकर, क्योंकि औरंगजेब ये कहता है कि सजदा या पैबोस जो है, ये सिर्फ किसके आगे होगा? सिर्फ भगवान के आगे, उनके भगवान पैगंबर के आगे जो भी है। तो उसने कहा कि ये राजा के आगे नहीं होगा, तो ये सब चीजों को उसने बंद कराया। चालू किसने कराया था? बलबन ने, ठीक है ना। तो ये ईरानी पद्धति तो जो चलाया था। पैबोस क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ ऑब्सियंस और किसिंग द फीट ऑफ द, मतलब राजा के पैरों को चूमना या हाथों को चूमना, वो कहलाता था। और एक सजदा होता था या सिजदा होता था, उसमें क्या होता था? राजा के सामने घुटनों के बल बैठना, है ना, जैसे ना जो वो करते हैं वैसे, उस टाइप का। वो दोनों चीजें इसने नवरोज का त्योहार शुरू कराया। अब आप कहोगे सर नवरोज क्या? तो ये नवरोज नवरात्रे नहीं आए, नवरात्रे माता के वो वाले में, ठीक है। नवरोज जो कि फारसी नवरोज त्योहार है, इस्लामिक कैलेंडर जहां से शुरू होता है, ठीक है ना। इस्लामिक कैलेंडर को क्या कहते हैं? हिजरी संवत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हिजरी संवत कहते हैं। ध्यान से सुनना आप लोग। आप जैसे भारत में आपने देखा होगा, हम लोग मिडिवल पढ़ चुके हैं ना, ठीक है, मिडिवल पढ़ चुके हैं। तो एक विक्रम संवत चालू हो गया, कैलेंडर है। शक संवत चालू हो गया। ऐसे मुस्लिमों का कैलेंडर अलग है, ऐसे नेपालियों का कैलेंडर अलग है। लेकिन हम जो आज की डेट में जो कैलेंडर फॉलो करते हैं, आज की डेट कितनी है? 28 मार्च 2025। ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है ना। वो तो उसके हिसाब से आप बता रहे हो ना। तो 2025 जो हम बता रहे हैं, ठीक है ना, वो हमारा क्या है? ग्रिगोरियन कैलेंडर है। ग्रिगोरियन कैलेंडर में एक डेट होती है, लेकिन होली की कोई डेट नहीं होती है, ईद की कोई डेट नहीं होती है, लेकिन क्रिसमस की डेट होती है 25 दिसंबर। 25 है, वो फिक्स होती है। तो क्रिश्चियनिटी में क्या है? डेट फिक्स है। और अदर कैलेंडर्स में क्या है? ये डेट शिफ्ट होती है। हम शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये सब देख करके हम लोग प्रॉपर बनाते हैं, तिथि को देख करके बनाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए तो नवरोज त्योहार क्या है? इस्लामिक न्यू ईयर, वो नवरोज है। इसने राजा के राजतत्व सिद्धांत को लागू किया। बलबन ने कहा कि भाई राजा की एक इज्जत है, राजा को कोई हल्के में, कोई मजाक, ठीक है ना, ये सारी चीजें नहीं की। तो सारी रूल्स राजा की पोजीशन को पावरफुल बना। कोई हंसा अगर गलती से, ठीक है ना, तो गया काम, वो वाली बात है। इसने कहा कि राजा जो है वो ईश्वर का क्या है? प्रतिनिधि है या उसकी छाया है, तो राजा की इज्जत जरूरी है। इसने लोह और रक्त की नीति अपनाई गई। लोक तो रक्त की नीति मतलब अपने दुश्मनों के खिलाफ जो है ना, इसने लोह और रक्त की नीति। याद करो, अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? न्यू रखी थी ना अब ने, इसकी याद में बख्तियार काकी, रिलीजियस गुरु बख्तियार काकी की याद में। उसी कुतुब मीनार के अगेंस्ट में एक और मीनार बन रही थी ना, अलाई मीनार, जो पूरी नहीं हुई, इंजीनियर्स की गलती की वजह से। उसको किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक और मीनार बनाई थी। कभी आप हौज खास मेट्रो स्टेशन उतरोगे ना, तो डियर पार्क जाओगे, डियर पार्क तो सुना होगा, रास्ते में एक मीनार आती है, चोर मीनार।
क्या नाम है। अब उन सभी लोगों के सर काट के वहां पे टांग दिए जाते थे जो चोरी करते थे या बेईमानी करते थे, ठीक है ना। उस चोर मीनार का मैं आपको आगे जब आएगा अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा उसकी में, उस मीनार में ना बहुत सारे छेद थे, ठीक है ना। और सबके सर जो है भाले में खोस करके ऐसे टांग दिया जाता था, और जब छेद भर जाते थे तो ऐसे जमीन पे सर पड़े हुए होते थे। क्या अलाउद्दीन खिलजी को बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई बेईमानी करे, तो अगर किसी ने 100 ग्राम कम तोला तो भाई साहब 100 ग्राम मांस जो है वो काट लिया जाएगा शरीर से। समझ रहे हो ना, मामला थोड़ा ऐसा था, स्ट्रिक्ट था, ठीक है। उस अलाउद्दीन खिलजी को क्यों याद कर रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी को सबसे ज्यादा याद किया था उसकी बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली के लिए। भाई साहब नींबू 7.5 रुपए का एक हुआ पड़ा है, पता है आपको ये बात, नींबू 7.5 रुपए का एक हुआ पड़ा है। तो यार सिकंजी कितने रुपए किलो बिक रहे हो, पता सिकंजी कितने रुपए गिलास बिक रहे, कोई पी रहा है कि नहीं है। 20 रुपए ना, पहले 10 का नहीं है अब। हाँ तो बताओ, अब मैं तो पीता नहीं, लेकिन नींबू का रेट देख के कल को अंदाजा लग गया कि मैंने परसों एक नींबू फेंक दिया था। पिछले साल टमाटर 100 रुपए बिक रहा है, अभी टमाटर 15 सस्ता है अभी, लेकिन मुझे लगा गर्मियां आती है शायद टमाटर फिर से महंगा हो जाएगा। ये हो रहा है, अलाउद्दीन के टाइम पे नहीं होता। उसने कहा मूल्य नियंत्रण हम करेंगे, कोई रेट नहीं बढ़ा सकता। तो गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए यार कुछ, कम से कम नींबू का रेट तो पी ले, सिकंजी तो पी लम ढंग से, ठीक है। वो चीज आगे बढ़े। तो लोह और रक्त की नीति इसने अपनाई थी, किसने, बलबन ने। लोह और रक्त तो अपने दुश्मनों के अगेंस्ट, जैसा कोई गद्दारी करेगा तो लोह और रक्त में बहुत सारे तरीके होते थे इनके पास। तो एक तरीका था कि एक बड़ा सा ना एक ना बड़ा सा ना तांबे का बर्तन लिया, किसी जानवर के शेप का, जैसे बैल का या किसी का, उसमें उसको डाल दिया और नीचे से धीरे धीरे तपेगा, बंदा अंदर पैक है, ठीक है ना। तो उसका दम पुख्त बन जाएगा, वैसे बटर चिकन चंगेजी बन जाएगा उसका, ठीक है ना, वो चीज है। तो लो मतलब कि लो और रक्त की नीति मतलब समझ लो हार्ड पॉलिसी, किसके अगेंस्ट, अपने, हर किसी के नहीं, कि जिसका माना सन की राजा नहीं था ये, सन की राजा और भी आएंगे लेकिन ये सन की नहीं था, ये स्ट्रिक्ट था बिल्कुल। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं बलबन ने, अच्छा देखो बलबन जो था वो 40 सरदारों में एंटर हुआ था। वो 40 सरदार क्या करते थे, राजाओं का निर्धारण करते थे, राजा कौन बनेगा। जब बलबन राजा बना तो उसने सोचा यार ये तो मेरे को भी हटा सकते हैं, इसने 40 को क्या कर दिया, निकाला घर से, पहले का दरवाजा नॉक किया, ठीक है ना, उसको निकाला, उसके दिए दो, फिर दूसरे का दरवाजा नॉक किया। ऐसे करते करते 40 को उसने क्या कर दिया, तो 40 सरदारों का ना दल रहेगा ना राजा को चेंज करेंगे, है ना, राजा मेंटेन रहेगा। तो 40 सरदारों को इसने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि इसको डर था कि कल को जैसे मैंने सबको हटाया है, इसने कई राजाओं को इसने हटाया था, ठीक है ना। ठीक है, बलबन ने यूपी में एक मस्जिद बनवाई थी, इसका नाम था गण मुक्तेश्वर मस्जिद, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला राजा कौन आ गया, कैकुबार। नाम पे जा सकते हो आप लोग, ये हमेशा बार में ही रहता था, ठीक है ना। अगला शासक कैकुबार था, जो कि क्या था, एक भाई बार में रहेगा तो और समय क्या रहेगा, अयोग्य ही रहेगा, ठीक है ना। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है, शमशुद्दीन कैमूर्स, ठीक है, कैमूर्स या कैमूर्स से याद रखना आप लोग, ये गुलाम वंश का अंतिम राजा है गाइस। 1290 में गाइस क्या होता है, फिरोज शाह ने इसकी हत्या कर दी, शमशुद्दीन कैमूर्स की हत्या कर दी, जिसे जलालुद्दीन खिलजी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा, अब मेरे को बताओ, रिकॉल करवाओ। जो सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम इन्वेजन ऑन इंडिया। दो तरीके से इन्वेज हुआ, अरब और तुर्की। अरबों में कौन आया, मोहम्मद बिन, हिस्ट्री ऐसे पढ़ा जाता है, जीएस ऐसे पढ़ी जाती है, ऐसे नहीं लेके बैठे हुए चार पूरे दिन एक पेज खोल के बैठे हुए हैं लाइब्रेरी में घर पे और चल रहा है पूरे दिन एक ही पेज पढ़ रहे हो। बोल बोल के चीजों को लिख लिख के कीजिए, ठीक है ना। नोट्स खोल लीजिए और एक रफ कॉपी ले लीजिए और डायग्राम के थ्रू बनाते जाइए, है ना, कि भाई अरबों का आक्रमण कौन हुआ, फटाफट जैसे मैं कर रहा हूँ ना, नोट्स ले लिए। अरब सबसे पहले विदेशियों के आक्रमण में 2 आक्रमण हुए, अरबों का और तुर्क। अरबों में सबसे पहले कौन आया, मोहम्मद बिन, तुर्कों में दो आए, गजनवी और गौरी। ऐसे बोल बोल के करना होता है, ये मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ जीएस, वरना पूरी जिंदगी लेके बैठे रहोगे, याद भी नहीं होगा ये, ठीक है ना। तो आज मैं वैसे मेरे को डायग्राम की जरूरत नहीं है, मेरे दिमाग में डायग्राम सेट है, मैं आपके साथ बोलता हूँ, ध्यान सुना। तो मुस्लिम इन्वेजन में सबसे पहले 2 अरब इन्वेजन, फिर तुर्की इन्वेजन। और अरब इन्वेजन में मोहम्मद बिन कब अटैक करता है, 712 में, कब अटैक करता है,
712 में अटैक करता है सिंध के राजा दाहिर के खिलाफ। किसके खिलाफ? सिंध के राजा दाहिर के खिलाफ उसने अच्छा अटैक करता है और एक काम करता है, जजिया कर लगाता है। क्या करता है? जजिया कर में कितने लोगों को फ्री कर रखा उसने? 5 लोगों को, बूढ़ों को, बच्चों को, महिलाओं को, विकलांगों को, ब्राह्मणों को। वेरी गुड, ठीक है। अब जजिया कर की हिस्ट्री है ना, सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। फिर एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगाता है। अब मान के चलो ब्राह्मण बूढ़ा है तो चलो नहीं देगा, मैं मान गया, लेकिन जो ब्राह्मण यंग है वो तो फ्री में मजे कर रहा है ना, उसको तो देना पड़ेगा टैक्स। तो एफएससी किस पे टैक्स लगा देता है? फिर ब्राह्मणों पे, ठीक है, यंग ब्राह्मणों पे, यंग ब्राह्मणों पे, वो सब बूढ़े भी आ जाएंगे फिर उसको। अब रूल्स देखो, सुनो, कोई कानून बनता तो उसके कुछ ना कुछ दिक्कतें भी हो जाती है उसमें, वो चीज है। अब ब्राह्मणों में कैसे डिफाइन करे कौन बूढ़ा है? आधार कार्ड था नहीं, तो कहेगा मैं 60 साल का हूँ, है ना उस चीज को, वो चीज क्या, तो वो प्रॉब्लम होती है। इसलिए ब्राह्मणों को भी इंक्लूड कर लिया। सोसाइटी में देखा होगा ब्राह्मणों को खूब माल मिल रहा था, दहेज दहेज कह रहा हूँ, ये दान दान मिल रहा है खूब, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एफएसटी ना, उसके बाद फिर क्या हुआ आगे? अकबर ने इसको खत्म कर दिया जजिया कर को, ठीक है, अकबर ने खत्म किया था जजिया कर को, खत्म कर दिया। उसके बाद फिर औरंगजेब ने कहा कि नहीं, जजिया कर वापस से लगेगा, ठीक है। उसके बाद एक आखिरी मुगल राजा हुआ रंगीला बादशाह, ठीक है ना, उसने उसको खत्म कर दिया था, ठीक है। ये सारी जजिया कहानी है। इसके बाद आता है गजनवी के बारे में। गजनवी ने क्या किया? भारत पे 17 बार अटैक किया, है ना। इसका सबसे पॉपुलर अटैक सोमनाथ का अटैक है, ठीक है ना, ठीक है। और उसने वहां से लूटा वगैरह, है ना। इसके दरबार में, गजनवी के दरबार में 4-5 हिस्टोरियन रहते थे, याद है? 4-5 हिस्टोरियन रहते थे, मैंने आपको बताया था। ये रहा, देखो ये रहा, अलबरूनी, उतबी, फिरदौसी, है ना। जबकि ये रहा ना, देखो ये गजनवी के दरबार में कौन? फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी जैसे इतिहासकार रहते थे, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ हुआ। अलबरूनी के बाद फिर क्या आता है? इसने किताबें उताबें लिखी। अलबरूनी किताबुल यामनी, किताबुल हिंद, है ना। इससे भारत की जानकारी मिलती है कि उस समय क्या क्या चलता था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्या? और तुर्कों का आक्रमण होता है, तुर्कों का दूसरा चरण। पहला चरण में गजनवी, दूसरे चरण में गौरी आता है। देखो सुनो, गजनवी का जो भारत में अटैक था ना, उसमें उसका रिलीजन का मैटर नहीं था, सिर्फ लूटना मैटर था। गौरी का जब अटैक होता है तो उसमें रिलीजन भी इन्वॉल्व होता है ना, इस्लाम का प्रचार का शुरू होता है। तो गौरी का दास था एक, जिसका नाम था क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। गौरी चला जाता है, अपने दास को बिठा के चला जाता है, और दास का काम क्या है? दास बड़े ईमानदार थे, मैंने कहा था, ठीक है। वो सारे टैक्स किसको बेचता था? अच्छा एक चीज और, जो दास होता था ना, कि जब तक उसका राजा जिंदा है तब तक वो सुल्तान की उपाधि होल्ड नहीं, उसका बेटा कर ले, उधर से राजा मर जाए उसका बेटा कर सकता है, लेकिन पहले नहीं होता था ऐसा। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो टैक्स भेजा करता था ईमानदारी से। प्लस में कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति, इसका नाम है बख्तियार, बख्तियार खिलजी। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया? ध्वस्त किया। बिहार में है वो, ठीक है ना। एक बिहार में एक शहर भी बचा, इसका नाम था बिहार शरीफ, हमने ये भी डिस्कस किया था, और अभी भी है, बिहार शरीफ जिला है बिहार में, अभी भी डिस्ट्रिक्ट है प्रॉपर। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी, है ना। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में रखा? है ना, बख्तियार काकी की याद में रखा, ठीक है ना। और बख्तियार काकी की याद में रखा, लेकिन उसको पूरा करवाने का क्रेडिट स्टार्टिंग के 2 फ्लोर जो है उसने बनाए थे, और नेक्स्ट 3 फ्लोर इल्तुतमिश ने बनाए थे, है ना। रिपेयर का काम किसने करवाया था? फिरोज शाह, क्योंकि बिजली गिर गई थी ना, तो रिपेयरिंग का काम करवाया था। और इसके अगेंस्ट में जो है वो अलाई मीनार बनवाया था, मैंने आपको बताया आपको, ठीक है ना, ठीक है। जब इंजीनियर्स बना रहे थे गलती हो गई तो इसने खड़ा किया सबको यहीं पे, एक एक लात मारा सबके पीछे, कह रहा ये क्या बना दिया तुमने मुझे, सुबह मैंने तो कहा था वैसा बनाना था, ठीक है ना, वो चीज है। तो इंजीनियर से कहते कहते हुजूर गलती हुई, क्या करे, ठीक है ना, वो चीज है। हाँ, नहीं गिराया नहीं है, ऐसे चीज गिराना क्या, वैसे ही है ये जब से, अभी भी है ये, आप जाके देख सकते हो उसको, मैंने देखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, बैठे रहते हैं दिल्ली के हर पार्क में, बैठे रहते हैं निब्बा निब्बी, तो ठीक है ना। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं आराम से। उसी के लिए शायद बनवाया होगा कि कल को भविष्य में बैठेंगे बेचारे, कहीं तो जगह होगी, ठीक है ना।
आराम शाह की बात करते हैं। इसके बाद आराम शाह आराम करने चला गया, कुछ महीने के लिए शासन किया। आराम शाह के बाद नेक्स्ट राजा कौन बना? इल्तुतमिश भाई। कौन राजा बना? इल्तुतमिश राजा बना। इल्तुतमिश ठीक ठाक राजा रहा, कुछ समय तक राजा रहा। इसके बाद इसका कोई बेटा योग्य नहीं था, तो बेटी को उसने जो है राजा बना दिया। क्या? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान राजा बनने से पहले तो ठीक थी, राजा बनने के बाद उसकी हरकतें बदल गई। वो जो है लड़कों की तरह वस्त्र पहन के आने लगी, खुले मुंह दरबार में आने लगी, टोपी पहन के आने लगी। ये बात उन 40 सरदारों के ग्रुप को उन्होंने कहा कि इसको पकड़ो भाई, है ना। उसको कहाँ पे पकड़ा? कैथल में। उसको घेरा, एक म्यूजिक सिस्टम ऑन किया, उसमें गाना चल रहा था, रजिया गुंडों में फंस गई, है ना। डांस वांस किया, रजिया को काम तमाम कर दिया, रजिया को मार दिया। लेकिन रजिया के दो मकबरे बताए जाते हैं। इसका एक तुर्कमान गेट है दिल्ली में, तुर्कमान गेट, वहां पे भी रजिया की, आप रजिया की कब्र अगर सर्च करोगे तो आपको दिल्ली में मिलेगा, कैथल में नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन दिल्ली में जो उसकी कब्र है, शायद वो सिंबॉलिकली कब्र बना दी गई है, वहां पे है नहीं, एक्चुअल कब्र कैथल में ही है, ठीक है ना। तुर्कमान गेट है, तो लोगों ने यहाँ भी इंक्रोचमेंट कर लिया है। रजिया की कब्र आप जाओगे ना, तो उसके चारों तरफ घर बने हुए हैं, तो वहां जाने का रास्ता ही नहीं है। अगर रजिया की कब्र पे आपको जाना है तो किसी की छत से उतर के जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है, इंक्रोचमेंट का ये मतलब हाल है भारत में, ठीक है, वो चीज़ है। अब क्वेश्चन एग्जाम में ये आया था कि रज्जा की कब्र किस चीज की बनी हुई, तो पत्थर की बनी हुई है, बात सिंपल सी है, ठीक है ना। इसमें सोचना क्या है। लेकिन जनरली जब एग्जाम में आता है तो हमारा दिमाग चलता है संगमरमर की बनी है, कि इसकी बनी है, कि उसकी बनी है, पत्थर की सॉल्व सिंपल बनी हुई है, ठीक है ना। है? हाँ, जैसे शाहजहाँ की या कोई और देख लो आप। हाँ, नहीं नहीं, कब्र क्या, देखो सुनो, महल है ना, महल के अंदर कब्र है। आप घूमने उमने जाते हो? नहीं जाते, तो फिर ये प्रॉब्लम है ना। जाओ आप घूमने, आप हुमायूं के मकबरे जाओ, अंदर कब्र है, तो वो किस चीज की बनी हुई है? अरे मिट्टी पत्थर क्यों, उसके ऊपर जो ये, सुनो मेरी बात सुनो, प्रॉपर टाइल्स है, संगमरमर, मकराना टाइल्स जिसे कहते हैं ना, व्हाइट कलर का वो, ठीक है ना। और खैर वैसे हुमायूं के मकबर में सिर्फ हुमायूं की कब्र नहीं है, वहां पे 200 कब्रें होंगी, उनकी, हाँ, उनकी फैमिली रिलेटिव्स की और भी कब्रें हैं, ठीक है। आप देखना बाहर भी है, अंदर भी है, हाँ, वो चीज, पैसे क्यों बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े भाई, इल्तुतमिश के बाद नेक्स्ट राजा कौन बनता है हमारा? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से शादी कर ली, पंजाब का था वो, है ना। लड़ाई हो रही थी, हार रहा था, तो उसने शादी कर ली, कह रहा कि बेटा अब तू ज्यादातर को बताती हूँ मैं, ठीक है ना। वो चीज, शादी के बाद वो ड्रम ढूंढ रही थी। ड्रम ढूंढ रही थी, ड्रम ढूंढ रही थी, समझ लो ड्रम किस लिए ढूंढ रही थी। वो ड्रम ढूंढ रही थी, ठीक है, उस खौफ में, ठीक है, शादी कर ली बेचारे ने। खैर कोई बात नहीं, कहानी खत्म होगी रजिया की भी। रजिया के बाद कौन आता है फिर? नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन आता है ना, रजिया लास्ट थी। नसीरुद्दीन भी तो आता है ना, उसका बलबन आता है, कैमूर कैसे आ जाएगा? उसका नसीरुद्दीन शाह आता है। नसीरुद्दीन शाह कह रहा हूँ, वो एक्टर नहीं है, नसीरुद्दीन, है ना। वो आपका राजा बनता है, सबसे कमजोर राजा है, टोपी सी करके गुजारा करता है, और एक अपने गुलाम को ना 40 सरदारों में एंट्री दिला देता है, वाइल्ड कार्ड एंट्री, ठीक है ना, बलबन को। और बलबन बाद में, भाई देखो, मैंने ये चीज देखा है कि भाई इतिहास में ना वो राजा ज्यादा पॉपुलर है जो खुद को शराब से दूर रख रहा है, खुद को महिलाओं से दूर रख रहा है, ठीक है ना, इन सब चीजों से दूर बच रहा है वो, है ना। वरना ऐसे भी मिलेंगे आपको कि बिना कपड़ों के ही दरबार में आ जा रहे हैं, अभी आगे आएगा, है ना, बिना कपड़ों के दरबार में, या स्त्रियों के कपड़े पहन के दरबार में आ जा रहे हैं, है ना, वो सब चीजें, तो ये सारी चीजें आएंगी इसमें। तो बलबन ऐसा ऐसा नहीं है, ढीला ढाला बनना नहीं है एकदम, ठीक है ना। तो वो आता है, बलबन राजा बनता है, बलबन ही कंट्रोल करता है, नसीरुद्दीन को साइड साइड करता है, नसीरुद्दीन को मारता नहीं है, क्योंकि फैमिली रिलेशन है, ठीक है ना। ध्यान रखना है, इतिहास में जिनके साथ शादी वाले रिलेशन है ना, उनकी लड़ाइयाँ कभी नहीं हुई, है ना। और ज्यादातर लोग लड़ाई से बचने के लिए ही क्या करते थे, शादियों का रिलेशन करते, अपनी बेटियों की शादी करा देते थे, या किसी से शादी कर लेते थे, वो चीज है। और मैंने देखा कि वाकई रिश्तेदारी में कभी लड़ाई नहीं होती है। लेकिन रिश्तेदारी में पता है लड़ाई कैसे होती है, यूपी बिहार में, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे मेरी शादी जो है ना, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मेरी शादी बलिया में हुई थी। बलिया उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही प्रख्यात
ठीक है ना, खतरनाक जगह है, हम बंदूक लेके गए थे शादी में फॉर सेफ्टी पर्पजेस। ठीक है ना। और यकीन यकीन बता रहा हूँ मैं, बलिया सबसे पहले आज़ाद हुआ था, देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। बलिया 5 साल पहले आज़ाद हो गया। मंगल पांडे, चीतू पांडे, ये सब बलिया के फ्रीडम फाइटर्स हैं। बलिया के लोगों का दिमाग का लेवल थोड़ा सा, मैं तो झेल रहा हूँ, मेरे तो घर में है। ठीक है ना वो चीज़। तो होता क्या, ध्यान से सुना आप लोग, हम लोग बंदूक ले गए थे। ठीक है ना। और यकीन मानो, लड़की का जो भाई था वो थोड़ा सा मोस्ट वांटेड था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मोस्ट वांटेड था। ठीक है। वो मेरे पास आया, और तुम्हें पता दूल्हे की बहुत इज्जत की उन्होंने, मैं झूठ की बोलूँ, पता ऐसा नहीं है कि लड़ाई होती है पटीदारों की लड़ाई, पटीदार समझते हो आप लोग? जब मेरे चाचा ताऊ के उनके चाचा ताऊ के आपस में लड़ाई होती है और शादी जो है वो खराब हो जाती है। आपस में लड़ाई नहीं होती है, उनकी लड़ाई होती है। तो उनके चाचा ताऊ का एक था मोस्ट वांटेड, वो मेरे पास आया, मैंने, ठीक है। अब बिहार में एक खास बात और भी है, वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा डांस अगर ना हो ना, वो जो लड़कियों का डांस है, अभद्र, अश्लील, ठीक है ना, मतलब ये लगा लो मैं बिहार 10 साल बाद गया था, और बाय डिफॉल्ट अपनी ही शादी में गया था। अगर मैं पहले किसी और की शादी में चला गया था तो मैं पक्का अपनी शादी वहां से नहीं करता। ठीक है ना। तो चलो मैं चला गया, तो लड़की का जो भाई था उसने उन लड़कियों को यहाँ बुलाया मेरे पास, दूल्हे की स्टेज की तरफ। तो क्या बोलूं मैं उसको, है ना, बुलाया भाई, लड़कियां आई नहीं, तो वो उनकी तरफ बढ़ा, और उसने पीछे जेब में हाथ डाला, मुझे लगा पैसे लुटा रहा होगा शायद। उसने निकाली एक बंदूक बढ़िया सी चमचमाती, देख के दूल्हे राजा खड़े हो गए। मैं बैठा हुआ था, मैं खड़ा हो गया, मैंने मैंने पापा को फोन किया, मैं पापा गाड़ी निकालो घर चलते हैं, मैं पापा गाड़ी निकालो घर चलते हैं। ठीक है ना, मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ पे शादी करने का, ऐसा लग रहा है मुझे माहौल देख। तो वो लड़कियां आती है, नाचती हैं, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। ठीक है ना। मैंने 10 मिनट पे हाथ जोड़े, मैंने कहा इनको भेजो यार, क्योंकि वहां पे मैंने देखा कि मजबूरी में हंसना किसे कहते हैं। वो लड़कियां जो हंस रही थी, वो मतलब बंदूक के दम पे हंस रही थी, है ना सर, बंदूक के दम पे ना, ठीक है ना, बहुत कुछ हो सकता है। तो वो लड़कियों को चलो जैसे तैसे निपटा, मामला खत्म हुआ। वरना बिहार में भाई साहब बारातियों को पीटते भी हैं, भगा भगा के खेत में। वहां पे अगवा शादी भी होती है, जब पता चला ना कि लड़का इंजीनियर है, मोटा पैसा कमाता है, इसको अगवा कर लेंगे इसको। एक साथ जबरदस्त जोड़ी आई थी ना, एक मूवी कुछ दिन पहले, एक मूवी आई थी। हाँ, तो जैसे पता चला कि अगर ये पढ़ने में बढ़िया है ना, हैंडसम लड़का है ना, और बढ़िया पैसे कमाता है, और किसी ऐसे बाप की बेटी है जो कि अच्छी नहीं दिखती है थोड़ी सी, है ना, तो पैसे देकर के उसको, अरे वो करा लेगा, इसको उठवा लेगा उसको, जबरदस्ती शादी कराएंगे इसकी। ये सब बिहार के नॉर्मल कारनामे हैं। ठीक है ना, वो सब चीजें होती थी बिहार में, अब बहुत कम हो गया, लेकिन अभी भी हो जाती है कभी कभी। ठीक है ना। किस मैटर में बोल रहा था मैं, कहाँ चला है? चलो छोड़ो, वापस आ जाओ, मैं टॉपिक भूल गया अपना। हाँ वो बलबन था, हाँ वो हमारा वो राजा वाजा हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़े। हाँ, अच्छा देखो, रजिया के बाद और भी लोग आए हैं, बहराम शाह आया है, मसूद शाह है ना, उसका नसीरुद्दीन आया है, बलबन आया है। बलबन, आपको पता है उल्गू खां की टाइटल किसको मिला? बलबन, बलबन को मिला, है ना। बलबन की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, है ना। और इसके अलावा भाई ये ईरान का रहने वाला था, इसने नवरोज त्योहार शुरू किया, किसने? बलबन ने। नवरोज का था वो नहीं, नवरात्रे। पहले जब मैं आपकी तरह था ना, मैं नवरात्रे समझता, मैं कहा यार ये लोग मुस्लिमों के नवरात्रे क्यों मना रहे हैं। ठीक है, मेरे को क्लियर नहीं था, बहुत सारी चीजें मैं दिमाग में खुद ही असम्पशन ले लेता था। तो नवरोज का मतलब फारसी, ठीक है ना, फारसी नवरोज, फारसी का मतलब जो इनके हैं, जो जो टर्की से आए वो वाले लोग। ठीक है, तो ईरान से इसने दो चीजें और चालू की, सिजदा और पैबोस। ठीक है, मतलब नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और इसने लो और रक्त की नीति अपनाई, किसने? बलबन ने। 40 सरदारों के ग्रुप को खत्म किया, छोटे छोटे 40 कमरे लगे हुए थे, एक को नॉक किया, पहले को बाहर निकाला, उसके दिए दो, फिर अगला, है ना। ठीक है, फिर अगला, अगला वाला देखा, अगले को नॉक करे, कहाँ गया, तो करे तो जमीन पे पड़ा हुआ है, ऐसे लेटा हुआ है। ठीक है ना। बलबन ने एक मस्जिद भी बनवाई थी, मस्जिद ये लोग बनवाते रहते थे, इनका रिलीजन चलता रहता था। ठीक है, अच्छा उसके बाद कैकू बार आया, मैंने कहा कि जिसके नाम के आगे बार लगा वो तो तुम्हें पता ही कि कैसा शासक होगा। अयोग्य अंतिम शासक कौन था? शमशीदुन, शमशीदुन कैमूर्स था। इसकी हत्या किसने कर दी? फिरोज शाह ने कर दी। फिरोज शाह का एक्चुअल नाम क्या था? इनके घर का नाम कुछ और होता था, इनका एक्चुअल नाम कुछ और होता था। ये सारे नाम, तो ये जितने मैंने आपको बताया, ये सारे कौन है? स्लेव डायनेस्टी के राजा हो गए भाई ये। ठीक है ना, लगभग 10-11 राजा थे इसमें। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई थी चौगान खेलते हुए, मैंने आपको बताया था ना, चौगान खेलते हुए इनकी डेथ हुई थी।
ठीक है, तो ये सारा का सारा जो आपने पढ़ा ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में था। अब नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं, आ जाओ। इसके बाद कौन सा वंश आएगा? इसके बाद गुड़खा तस्लीम है, गुलाम वंश के बाद अब आएगा खिलजी वंश। तो शमसुद्दीन कैमूर कैसे कितने की थी? फिरोज शाह ने, है ना, फिरोज शाह खिलजी, है ना, जलालुद्दीन खिलजी, सॉरी, जलालुद्दीन खिलजी राजा बनता है। और उसका एक गुलाम कह लो या उसका भतीजा, नॉट गुलाम, उसका भतीजा, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम है? पद्मावत मूवी देखी है ना, खिलजियों का परचम बुलंद रहे, है ना। तो देखो ये जो जलालुद्दीन मैं ऐसे ही पढ़ा दूंगा, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, बस समझने की कोशिश करना आप लोग। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो राजा बन जाता है, ठीक है ना। और राजा को क्या चाहिए? एक बढ़िया सा सेनापति मिल जाए जो अपना काम करे, राजा टेंशन फ्री है ना। तो उसको सेनापति मिल जाता है, कौन? अलाउद्दीन खिलजी मिल जाता है। मान लो मैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और ये अलाउद्दीन खिलजी, अब मेरा काम ये कर रहा है आराम से। इसको मैंने कहा भाई तू जा साउथ में चला जा, दौलताबाद, वहां से लूट वूट के लेके आ। तो ये बंदा साउथ में जाता है, लूट के लेके आता है, क्योंकि टैलेंटेड है, पावरफुल है, रणनीति अच्छी बना लेता है। तो ये जाता है दौलताबाद में, लूटता है, लेकिन रिपोर्ट नहीं करता अपने राजा को, कहीं और चला जाता है। तो राजा के मन में क्या आएगा कि बगावत कर दी इसने, तो धोखा दे दिया इसने, है ना। तो उसके पास जाता है कि भाई हिसाब, लूट का जो लाए थे माल उसका हिसाब तो दो, ठीक है ना। तो कहते हुजूर मैं आने ही वाला था आपके पास, बस थोड़ा रुक गया था, है ना, चाय नाश्ता करने लग गया था इसलिए लेट हो गया। ठीक है, कर चलो ठीक है भाई। तो हिसाब देता है, सारा हिसाब देता है, लेकिन गले में एक पत्थर था उसके, वो तोड़ लेता है। देखा ना मूवी में, है ना। ये पत्थर क्या है? कहता है ये तोहफा हमने खुद को दिया है। पत्थर को कहता है ना, मूवी में दिखा रखा है, ठीक है, तोड़ लेता है। एट द सेम टाइम मूवी में दिखाया गया है कि ये जो आपका कौन अलाउद्दीन खिलजी है, ये जलालुद्दीन खिलजी को क्या कर देता है? मार देता है ना। और गुजरात पे जब अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है तो वहां से ना एक वो अपने लिए एक स्लेव खरीदता है, एक ट्रांसजेंडर खरीदता है, जो कि 1000 दिनारी है, 1000 दिनार में खरीदता है उसको। उसका नाम है मलिक कपूर। क्या नाम है उसका? अब ये सारी बातें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं वो धीरे धीरे अभी रिकॉल करा दूंगा। 1000 देखो, जैसे 1000 दिनार में खरीदे, से 1000 दिनार ही कह रहे हैं उसको, तो वो चीज है। लेकिन मलिक कपूर ट्रांसजेंडर भले ही है, आप देखो ना ट्रांसजेंडर का ना मिडिवल में ना वेटेज ज्यादा है। आप देखोगे हर महिलाओं, राजा ट्रांसजेंडर प्रेफर क्यों करते थे? रीजन क्या था? महिलाएं सुरक्षित हैं, है ना। महिलाओं की रक्षा के लिए ट्रांसजेंडर को ही रखते थे, पुरुषों को नहीं रखते थे। पुरुषों से तो खतरा हो सकता है, लेकिन ट्रांसजेंडर से खतरा नहीं होता। प्लस में ट्रांसजेंडर के अंदर जो ताकत है वो तो आप लोगों ने देखी ही होगी, ठीक है ना, कि सॉलिड सॉलिड होते हैं बाउंसर्स टाइप के, है ना, वो चीज है। ठीक है ना फोटो, अलाउद्दीन खिलजी ये है। आओ चलो देखो सुनो। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296, मात्र खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, और जिन्होंने जनता की इच्छाओं के अनुरूप ही शासन किया। मतलब उनका लिबरल हिसाब किताब था, कट्टर वाला हिसाब किताब ज्यादा नहीं था। कट्टर का इससे पहले भी कुछ खास नहीं था वैसे तो, कट्टर का आगे होगा थोड़ा बहुत। इन्होंने दक्षिण भारत विजय के लिए अपने भतीजे दामाद अलाउद्दीन खिलजी को भेजा, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतकर वहां से अत्याधिक धन लूटा। लेकिन जब जलालुद्दीन कहा कि भाई हिसाब तो दे दे, कितना कमाया, कितना लेके आया, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया? बुरा मान गया, चाचा को मार दिया। चाचा या ससुर जो भी कह लो, क्योंकि उसका दामाद भी था वो, ठीक है, वो चीज है। आगे इसके बचपन का, अब देखो अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? अलाउद्दीन। इसके बचपन का नाम अली गुरसब था, ठीक है ना। इसने सिकंदर की बात, इसने सोचा जैसे सिकंदर था ना अलेक्जेंडर, इसी की तरह मैं सोचा कि मैं अपना एरिया जो है फैलाऊंगा, मतलब मैं अपना डायनेस्टी, अपना राजवंश जो है वो क्या करूंगा? एक्सपेंड करूंगा। और राजवंश एक्सपेंड करने के लिए हमें चाहिए सेना, क्या चाहिए? परमानेंट आर्मी की व्यवस्था। किसने कहा? इससे पहले आर्मी में जो है ना सैलरी की व्यवस्था नहीं थी। मैंने कहा एकता प्रणाली थी। व्हाट इज एकता प्रणाली? जमीन दे देना, सैलरी ना देना, सभी
सैलरी के बदले क्या देना है, और जब जब युद्ध होगा तब बुला लेंगे। लेकिन उसने कहा नहीं, हम सैलरी देंगे आपको, यहीं पर रहना है, चाहे लड़ाई हो चाहे ना हो, जब जरूरत होगी आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा सिकंदर की बात ही जो है अभियान चलाया, इसलिए इसको दूसरा सिकंदर भी कहते हैं। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी भी कहते हैं, ठीक है ना। आगे, इससे खलीफा के पद को मान्यता दी। ये रिलीजियस वाइज ओके ओके था, रिलीजियस वाइज क्या था, ये ठीक था, उतना कट्टर नहीं था, और अपने धर्म को सुनता था। बहुत सारे तो ऐसे राजा भी हुए जिन्होंने खलीफा को मान्यता और ना ही अपने धार्मिक गुरु को मान्यता दी। समझ पा रहे हो आप लोग? अब समझना चीज को आप लोग। मैंने कहा था आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी कुछ दिनों भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे सूफी आंदोलन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो मुस्लिम में जो आंदोलन होता है भक्ति से, उसको सूफी आंदोलन कहते हैं। उसमें सबसे पहले आता है चिश्ती संप्रदाय। अजमेर में जो दरगाह है शेख सलीम चिश्ती की, उनके जो फॉलोवर्स हैं उनको क्या कहलाएंगे? वो चिश्ती संप्रदाय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? उसी प्रकार से निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है, कहाँ पे? दिल्ली में ही, और ये हुमायूं के मकबरे के जस्ट सामने ही है। तो निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह, उसके जो फॉलोवर्स है वो है औलिया संप्रदाय। कौन कहलाएंगे? औलिया संप्रदाय। अब एक व्यक्ति था बड़ा फेमस का, उसका नाम था अमीर खुसरो। क्या नाम था? नाम सुना आप लोगों ने? इसको भारत का तोता कहते हैं, तोतिए हिंद कहते हैं। इन्होंने सितार और तबले का इन्वेंशन किया भारत में। किसने? अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम था? औलिया। बहुत तगड़े वाले गुरु, मतलब गुरु और चेले का रिलेशन ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, ठीक है ना। साफ कह दिया था इन्होंने कि जिस दिन गुरु की डेथ होगी उसी दिन, कुछ दिनों बाद हमारी भी हो जाएगी, क्योंकि जब तक गुरु चलेंगे तब तक हम चलेंगे। और बात सही है कि जब तक निजामुद्दीन औलिया की सांसें चली तब उतने ही दिन, लगभग कुछ दिनों बाद इनकी, मतलब उनकी डेथ होती है निजामुद्दीन औलिया की, उसके कुछ दिन बाद जो है अमीर खुसरो की डेथ हो जाती है। लेकिन अमीर खुसरो एकमात्र ऐसा राजा है भाई जो कि ना लगभग बलबन के बाद से हर दरबार में बना रहा। और अमीर खुसरो पहले लिखता था, पहले म्यूजिक वगैरह बजाता था, तो उसको भारत का तोता बना दिया, और तबले का आविष्कार कर दिया, और सितार का आविष्कार कर दिया, ये सब काम हुए। लेकिन जब अलाउद्दीन राजा बना, कौन राजा बना? अलाउद्दीन खिलजी। उसने कहा भाई म्यूजिक में कुछ नहीं रखा, ठीक है ना। तो उसको इतिहास लिखने का काम दे दिया। किसको? अमीर खुसरो को। पद्मावत मूवी अगर देखी होगी ना, तो उसमें देखा होगा अमीर खुसरो कुछ पेजेस फाड़ करके जला रहा है, आप देखना, गौर सबको मिल जाएगा, ठीक है, वो चीज़ है। तो अमीर खुसरो ने बाद में इतिहास भी लिखा, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो अमीर खुसरो ऐसा व्यक्ति है जो कि राजा बदलते गए, लेकिन वो सबके दरबार में रहा, 7 राजाओं के दरबार में रहा वो, ठीक है ना। अलाउद्दीन के बाद भी रहा, वो चीज़ है। आगे बढ़े, अब ध्यान से सुनना आप लोग, आगे क्या होता है। तो ये जो बंदा है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसने खलीफा के पद को मान्यता दी, ठीक है ना। और इसने एक बार हुक्म दिया निजामुद्दीन औलिया की कि उनको बुलाओ मेरे दरबार में। किसको? निजामुद्दीन औलिया को कहा कि मेरे दरबार में पेश होने के लिए कहा। तो निजामुद्दीन औलिया ने आने से ना कर दी। तो लेकिन मैंने कहा ये समझदार आदमी था, ये रिलीजन के अगेंस्ट नहीं जाता था, ठीक है। तो इसने कोई बात नहीं आएंगे, हम चले जाएंगे। ये चला गया। ये चला जाने के लिए उसने बोला कि कोई बात नहीं, वो नहीं आएंगे तो हम चले जाएंगे। पहले मैसेज भिजवाया कि भाई आप आ जाओ, उन्होंने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, है ना। तो ना कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर तू एक दरवाजे से आएगा तो मेरे खानसामे में 10 दरवाजे हैं, एक से आएगा मैं किसी एक से बाहर हो जाऊंगा। शायद मिलना नहीं चाहते होंगे, उसकी विचारों से शायद मतभेद होता होगा, है ना, कई सारे रीजन हो सकते हैं, वो सब चीजें। तो उनका और इनका टकरार चलता था, लेकिन कभी भी उसने औलिया के खिलाफ जो है ना, कभी भी मारने का या ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं किया। वो आगे आएगा, भी आगे पढ़ूंगा। आगे, इस अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, एक नया धर्म चलाना चाहता था, नाम चलाना चाहता था, है ना। लेकिन मैंने कहा ना, ये कभी भी कोई भी काम अपने धर्म के अगेंस्ट। तो इसके जो धर्म के उलेमा थे उन्होंने कहा कि भाई हमारा एक ही धर्म है इस्लाम, इसको टच करने की जरूरत है। तो उसने फिर वो प्रोग्राम क्या कर दिया। लेकिन अकबर ने नया धर्म चलाया था, दीन इलाही। अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था? अपने धर्म के अगेंस्ट एक धर्म चलाया था, दीन, अगेंस्ट नहीं कहूंगा, सभी धर्मों को मिला के एक नया धर्म बना दिया था, जिसका नाम था दीन इलाही। हालांकि वो धर्म क्या होता हो गया, फ्लॉप हो गया वो, कोई किसी ने खास ने उसको अडॉप्ट
मैं क्या आगे पढ़ाऊंगा उसके बारे में। तो इसने जो है ना, हाँ, इसने एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमा जो मौलाना होते थे उनके कहने पर इसने उसको क्या कर दिया, निर्णय बदल दिया, मतलब कैंसिल कर दिया, छोड़ो हटाओ कोई बात नहीं। ठीक है। इसने कुतुब मीनार के अगेंस्ट में एक मीनार बनाया जिसका नाम था अलाई मीनार, और वो बहुत ही छोटा बन पाया। ठीक है ना, गलती होगी इंजीनियर से। ठीक है। ये अच्छा, जब अलाई मीनार देखो उधर बना रखा था अलाई मीनार, वो तो नहीं बन पाया। फिर उसने एक अलाई दरवाजा बनवाया, क्या बनाया इसने, और एक मस्जिद बनाई अलाई मस्जिद, जो ये देख रहे हो आप लोग, ये कुतुब मीनार का कंपाउंड है। अब ये मुगलिया आर्ट, मुगलिया तो नहीं, इस्लामिक आर्किटेक्ट का एग्जाम्पल है ये। ठीक है ना। तो इसने कुतुब इस्लाम मस्जिद जो है बनवाया इसने। ठीक है, अलाई दरबार नामक गेट बनवाया, और वहां पे क्या बनवाया, कुतुब इस्लाम मस्जिद बनवाया इसने वहां पे। ठीक है ना, किसमें, कहाँ के कंपाउंड में, कुतुब मीनार के कंपाउंड में। ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से आता है गाइस, क्या बाजार मूल्य नियंत्रण, आपसे एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी कौन सी है, आजादपुर, आजादपुर सब्जी मंडी है ना यहाँ पे। तो आजादपुर सब्जी मंडी, जैसे उसके समय में भी ऐसी सब्जी मंडी होती होगी। ठीक है ना। इसने क्या किया, उस सब्जी मंडी में ना अपने ऑफिसर्स बिठा दिए और जासूस भी बिठा दिए कि पता करो कौन सा रेट बढ़ा के ले रहा है, फिर हम बताएंगे उसको। समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग। तो इसने अलग से इसके लिए डिपार्टमेंट बनाया है। तो इसने क्या किया, इसने कौन सी प्रणाली लागू की, मूल्य नियंत्रण के लिए इसने जो है मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की। क्या लागू की इसने, मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की। इसमें प्राइस को क्या करता था, वो लोग कंट्रोल करता था। जो प्राइस राजा डिसाइड कर देगा वही प्राइस। अगर गवर्नमेंट बोल दे यार कि नींबू 10 रुपए, अरे फ्रूट्स का रेट देखो ना कितना हो रहा है, एप्पल 180 हो रहा है, और अभी तो नवरात्रि नहीं आए। नवरात्रि कब से हैं यार। इंडिया की खास बात यह है भाई, यहाँ पे जैसे अभी रमजान चल रहा है, फ्रूट्स के रेट्स कह सकते हो उसकी वजह से हाई है। डिमांड चल रही होगी तभी तो सप्लाई महंगे हैं। अब कुछ दिन बाद फिर नवरात्रे आएंगे, फिर ये ना उसमें उसका क्या होगा जो बीमार चल रहा है। ठीक है ना, वो कैसे खाएगा, वो चीज़ है। 180-200 रुपये एप्पल चल रहा है इस समय। ठीक है, चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। अगर आपके घर में आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन को दिखाने क्या सकते हो आप लोग वैसे। ठीक है ना, राशन लिखा हुआ है। हाँ, हाँ, उसी को पीडीएस भी कहते हैं। पीडीएस कहते हैं। आप देखना ट्रक जो आते हैं ना, गेहूं वाले, जो 2 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही है। कि भाई जहाँ पे वो कंट्रोल नहीं कर पाता था वहां पे पीडीएस सिस्टम लागू कर देता, मतलब गवर्नमेंट आएगी अपना 2 रुपए किलो अनाज देगी। अगर ये सारे काम होते थे। और दूसरी बात ये मैंने क्या कहा कि आर्मी अपना एक्सपेंशन करना चाहता था, ये एरिया को बढ़ाना चाहता था। तो एरिया कैसे बढ़ाएगा, जब आर्मी इसके पास ज्यादा होगी। और आर्मी को बढ़ाने के लिए जो है उसने परमानेंट आर्मी रखी, सैलरी दे करके, कैश सैलरी। आज भारत की आर्मी वर्तमान में भी सबसे बड़ी आर्मी में से एक है। हम शायद 3rd लार्जेस्ट आर्मी है इंडिया वर्ल्ड की। हाँ, मतलब हमारे पास 13 लाख आर्मी पर्सनल्स हैं, और उसमें सीआरपीएफ सीआईएसएफ नहीं, ये सब तो अलग है। सिर्फ इंडियन आर्मी 13 लाख है, और 13 लाख से ज्यादा हम बढ़ा नहीं सकते, इसलिए हमने ये सब बना रखा है। क्या, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, ये सब, क्योंकि हमारा यूएन में हस्ताक्षर है कि हम 13 लाख से ज्यादा आर्मी। अब 13 लाख में तुम कुछ इंडियन एयरफोर्स में रख लो, कुछ नेवी में रख लो, कुछ इंडियन आर्मी में रख लो, लेकिन 13 लाख से ज्यादा चेंज है। लेकिन हमें हर साल रिक्रूटमेंट भी तो करनी होती है, इसीलिए हमने उसको ठीक करने के लिए हमने अग्निवीर वाला सिस्टम अडॉप्ट किया है ना। प्लस में एक बात बताओ, युद्ध तो हो नहीं रहा आज का युद्ध। अच्छा एक बताओ, यूक्रेन इतना छोटा सा देश है, रशिया इतना बड़ा है, तो भी 2 साल से लड़ाई चल रही है। आज की डेट में युद्ध शुरू करना आसान है, खत्म खत्म नहीं हो सकता वो। समझ रहे हो लोग, क्योंकि यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, है ना। इसलिए यूक्रेन छोटा होकर भी इसके रिसोर्सेज खत्म नहीं हो रहे हैं। तो यही है, आज का युद्ध जो है वो व्यापार का युद्ध है। किसका युद्ध है, व्यापार से हरा सकते हैं हम किसी को। ठीक है ना। तो कल परसों के करंट अफेयर्स में मैंने एक पॉइंट भेजा था, जिसमें इंडिया ने इस गलत स्टील के प्रयोग पे टैरिफ लगाया था मलेशिया और इन सब देशों पे। ठीक है ना। व्यापार का युद्ध समझ लो क्या, जैसे इस कमरे में हम लोग जैसे अभी बैठे हुए हैं, 10 लोग मान के चलो बैठे हुए हैं, 10 के बाद 10 मोबाइल है। एक मोबाइल की कीमत कितनी मान लूँ मैं, 15,000 मान लूँ। 15 गुना 10, 1.5 लाख रुपए कहाँ जा रहे हैं। मोबाइल कहाँ से है आप लोगों का, मोस्ट प्रोबेबली चाइना से।
और जिनका चाइना से नहीं है वो किसी गलत भ्रम में है। ठीक है ना, जिनका चाइना से नहीं है उनके पार्ट्स पर उनके स्पेयर पार्ट चाइना से है ना, तो वो चीज़ है। तो व्यापार किसको मिल रहा है? जब एक कमरे से 1.5 लाख जा रहा है तो पता नहीं कितने कमरे हैं। एक घर में 5 मोबाइल, पांचों चाइना से। एक घर में 5 मतलब लोग रहते हैं, पांचों मोबाइल यूज करते हैं, पांचों चाइना से हैं। ठीक है ना। तो आज की डेट में वही देश मजबूत है जो कि व्यापारी दृष्टिकोण से, जिसका फॉरेन एक्सचेंज मजबूत है गाइस। क्या मजबूत है? जिसका फॉरेन एक्सचेंज, जिसको फॉरेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फॉरेक्स कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज को कहते हैं विदेशी मुद्रा। आया हुआ क्वेश्चन है और आता रहता है दिल्ली पुलिस में भी। ठीक है ना। आपको पता 1991 से हमारी 1991 से पहले हमारी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था थी, है ना। कैसी अर्थव्यवस्था थी? क्योंकि हमें लगा था कि कोई फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी ना आ जाए, तो हमने बंद रखा। फिर जब बंद अर्थव्यवस्था थी तो बाहर से कोई आता नहीं था, तो हमारे पास विदेशी मुद्रा भी नहीं आती थी। तो उसको कम करने के लिए हमने क्या किया? एक पॉलिसी अपनाई जिसको कहते हैं एलपीजी पॉलिसी। क्या कहते हैं? एलपीजी पॉलिसी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। और आपको पता उस समय प्रधानमंत्री थे सरदार मनमोहन सिंह। कौन? और एच डी देवगौड़ा जो थे, आई थिंक एच डी देवगौड़ा ही शायद, जहां तक मुझे याद है वो, सॉरी पीवी नरसिम्हा राव, पीवी वो थे प्रधानमंत्री। कौन थे? कल एक बच्चे का मैं मॉक टेस्ट एनालिसिस कर रहा था, प्रधानमंत्री। कल एक बच्चे का मैं मॉक टेस्ट एनालिसिस कर रहा था कि सर मेरे मॉक टेस्ट में कहाँ नंबर कट रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आया था कि जब 1991 की जो फॉरेन पॉलिसी आई थी उस समय प्रधानमंत्री कौन था? मैंने सरदार मनमोहन सिंह टिक कर दिया, मैंने गलत था। प्रधानमंत्री कौन है? समझ रहे हो? तो क्वेश्चन को पढ़ के जज्बातों में नहीं उलझ जाना है। ये तो फाइनेंस मिनिस्टर थे, एशिया के आज तक के सबसे बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। अब तो दिवंगत हो गए ना, तो चले गए इस दुनिया से। लेकिन एशिया के सबसे बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? सरदार मनमोहन सिंह। ठीक है ना। ठीक है। तो ये जो था अलाउद्दीन खिलजी, ये अपना एरिया एक्सपेंड करना चाहता, तो आर्मी रख ली। और शकी आदमी था थोड़ा सा, शकी इन द सेंस की इसको डर लगता था कि यार कोई कोई दूसरे टीम का बंदा होलिया दल के हमारी टीम में ना आ जाए, जासूसी करे। तो हर एक सैनिक का होलिया लिखता था, हर एक सैनिक का। तो होलिया लिखने की प्रथा भी इसने चालू करी। घोड़ों को दागने की प्रथा, आपने देखा ना, गाय वगैरह देखिए रोड पे चलते हुए तो उनके जला देते हैं ना, थोड़ा बहुत निशान डाल देते हैं। तो इसको घोड़ों को दागने की प्रथा, सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा, परमानेंट सैलरी, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, ये सब किसकी देन है? सब अलाउद्दीन खिलजी की देन। जैसे दागना, घोड़े को दागने की प्रथा वगैरह। अच्छा, और क्या किया इसका? जब ये राजा बना ना, जब ये राजा बनता है तो इसने क्या किया वो देखो आप लोग। इसने जो है ना 4 घोषणाएं की। पहला, गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की। दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि डिक्लेयर किया। ठीक है ना। शराब पर क्या कर दिया इसने? बैन लगा दिया। और छोटे मोटे त्योहारों को और अमीरों के मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया। मैंने ऐसा देखा है, त्योहार तो इकोनॉमी के लिए अच्छे होते हैं, मैंने सुना है। आपको पता है अभी महाकुंभ हुआ था, तो महाकुंभ में जो नाव वाले थे ना, ऐसा कहते हैं उन्होंने एक दिन का 51,000 रुपये प्रॉफिट कमाया। यानी पूरे महाकुंभ में उन्होंने 30 करोड़ रुपए कमाए। हाँ, 150 नाव थी, यही सेम न्यूज। और उस पर उसने कोई टैक्स भी नहीं दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगाया नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। इनकम टैक्स शायद देगा तो देगा, वो भी प्रभु जाने, वो तो वायरल हो गया। तो एक दिन के वो 50 से 55 हजार रुपये कमा रहा था वो। पता आप लोग इस चीज को? इस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही थी। तो ये छोटे मोटे जो फेस्टिवल, इससे तो इकोनॉमी चलती है। लेकिन मैंने ऐसा देखा कि बहुत सारे राजाओं जो होते हैं ना, वो छोटे मोटे त्योहारों को बैन कर देते, बड़े त्योहारों को नहीं, लेकिन छोटे मोटे त्योहारों को क्या कर देते हैं वो लोग। इसका रीजन क्या है वही जाना मुझे नहीं पता, बट ये याद रखना आपको आगे हाँ, पहले भी था ना, ये आ चुके थे। इसके समय में 4 प्रमुख कर थे। जजिया कर कंटिन्यू था, जो कि किसने लगाया था? एफएसटी ने लगाया था ना। एफएसटी का वो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, वो चल रहा था। ठीक है ना। जकात कर आ गया था, खरात आ गया था। ठीक है ना। यह मुसलमानों का भूमि कर था। ठीक है, जमीन पे टैक्स लगता था। इसके अलावा एक था खुम्स, सैनिक जब लूट के लाते थे ना तो उस पर टैक्स लगता था। ठीक है ना। और एक था, एक गढ़ी करता। क्या करता? गढ़ी करता, एक गढ़ी करता, मकानों पे लगता था।
ठीक है ना, जिनके साथ फूस के मकान या परमानेंट मकान होते थे उनको भी लगता था। और एक चारागाह करता, ठीक है, चरी करता, मतलब जो ग्रीनरी चरा रहे हैं ना, जैसे मवेशी वगैरह, उसके ऊपर लगता था। नेक्स्ट, और क्या क्या था भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने जो इतना सारे कर रखे थे आर्मी के लिए, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, ये वो, सबको मेंटेन करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए थे, ठीक है ना। तो उसमें देखो आप लोग क्या था, सबसे पहले दीवाने आरिज एक डिपार्टमेंट बनाया, ये क्या था, शाही व्यवहार। एक था दीवाने ईशा डिपार्टमेंट, ये था शाही आदेशों को पालन करवाना या पत्राचार करना। मतलब एक राजा जब दूसरे राजा को लेटर लिखेगा तो वो इस डिपार्टमेंट के होके थ्रू जाएगा, ऐसा नहीं कि जब मुंह से बोल दिया, ठीक है ना। दीवाने वजारत या विजारत है ना, तो वो वजीर पीएम का होता था, ठीक है। आगे नेक्स्ट, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं, और क्या था। अब इसके बाद के सैन्य अभियान की बात करते गए। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी ने ना उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों तरफ अभियान चलाया। मतलब इसने क्या चीज है ये, है ना, इसने नॉर्थ की तरफ भी अटैक किया, इसने साउथ की तरफ अटैक किया। आप ध्यान से देखना, इसने इसके समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके समय में सबसे ज्यादा क्या अटैक हुआ, मंगोलों का अटैक हुआ, जो ऊपर से अटैक हुआ मंगोलों का, ठीक है ना। मंगोलों का अटैक कहाँ से हुआ है, ऊपर, कहाँ से, चाइना से ऊपर, है ना। तो मंगोलों का अटैक इसके समय हुआ, और इसने जो है ना मंगोलों के अटैक से बचाया है, काफी ज्यादा बचाया है, काफी लड़ा है मंगोलों से, और कामयाब भी रहा है, हारा भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसके समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ, इसने मंगोलों आक्रमण के कारण इसकी उत्तरी सीमा जो है वो काफी ज्यादा क्या हो गई थी, जो और नॉर्थ वाला इलाका था ये वाला असुरक्षित हो गया था, बहुत ज्यादा अटैक होते थे यहाँ से, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार के लिए समुद्री मार्ग पर ध्यान दिया, और इस उद्देश्य से 1297 में गुजरात के शासक, यहाँ पे गुजरात है ना, तो सबसे पहले इसने गुजरात के राजा शासक कर्णदेव को इसने क्या कर दिया, पर्पज क्या था हराने का, कि भाई अगर समुद्र का किनारा मिल जाएगा तो व्यापार बाहर से आराम हो जाएगा ना, कि वो पर्सिया, ईरान, इराक आराम से व्यापार कर पाएगा, ठीक है। इसका इस जो ये जो लड़ाई थी, इसका जो वो था वो नुसरत खां कर रहा था। नेक्स्ट क्या है आपका, और देखो आप लोग, अच्छा जब इसने गुजरात पे अटैक किया था तो इसने, मैंने कहा ना, मलिक कफूर को खरीदा था, जो कि एक ट्रांसजेंडर था, ठीक है। इसके अलावा इसने गुजरात, अच्छा एक चीज और, जब इसने गुजरात पे अटैक किया ना, किस पे अटैक किया इसने, गुजरात पे अटैक किया, तो बीच में गाइस एक बीच में एक जगह आती थी जिसका नाम था हाँ, गुजरात से जस्ट पहले एक रणथंबोर एक जगह थी, रणथंबोर नेशनल पार्क भी तो है, रणथंबोर है ना, तो उसको भी उसने जीता, है ना। और ये गुजरात पे अटैक करने वक्त ना राजस्थान के राजा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, तो राजस्थान में एक जगह थी, इसका नाम था चित्तौड़, क्या नाम था, चित्तौड़ नाम था, और चित्तौड़ के राजा थे रावल रतन सिंह, उनकी पत्नी का नाम था पद्मावती, या पद्मावती ही था, ठीक है ना। तो पद्मावती की खूबसूरती को लेकर के काफी ज्यादा वो मोहित था, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। इसकी वजह से उसने अटैक किया किसके ऊपर, दो रीजन था अटैक करने, एक तो वो रीजन भी था, और एक दूसरा उसको चित्तौड़ चाहिए भी था। तो रावल रतन सिंह से लड़ाई होती है, पूरी मूवी बन गई, आपने देखी होगी, है ना वो चीज़ है। तो वो सब हुआ, चित्तौड़ को तहस नहस कर देता है, वहां की रानियां जौहर कर लेती हैं, लगभग 16,000 रानियां, ठीक है ना। इवन दो कि जब पद्मावती जौहर कर रही थी उस समय भी वो प्रेग्नेंट हो रही होती है, शायद 2 महीने 3 महीने का बच्चा उनके घर में था, ठीक है ना, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद चित्तौड़ पे कैप्चर किसका हो जाता है, अलाउद्दीन, और उसका बेटा जो है ना वो कंट्रोल कर लेता वहां पे, ठीक है ना, वो सारी चीजें। तो उनके लिए प्रॉब्लम, ये सारा चीज देखो सुनो। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने किस पे अटैक किया, चित्तौड़ पे, चित्तौड़ को जीता, है ना। चित्तौड़ के अभियान में अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती के लिए किया था, और यहाँ के राजा रतन सिंह को पराजित किया, ठीक है ना। राजपूत महिलाएं जो है, जौहर क्या होता है, जब राजपूत महिलाएं जो होती है क्या करती थी, आग में कूद जाती थी, वो जौहर वाला प्रोसेस कहलाता था, ठीक है। उसके बाद अब वो खत्म हो गया मामला, राजस्थान भी जीत लिया, गुजरात भी जीत लिया, अब साउथ की तरफ,
ठीक है। तो उसने दक्षिण भारत की जिम्मेदारी किसको दी? मलिक कफूर को दी जिम्मेदारी, वही जिसको उसने खरीदा था। ठीक है। अब ये मलिक कफूर जाता है साउथ में। ठीक है, सबसे पहले जाता है कहाँ? देवगिरी। तो देवगिरी के राजा कौन है? रामचंद्र को पराजित किया, तो साउथ का एक इलाका जीत लिया, देवगिरी। अब आगे रामचंद्र की वीरता को देख करके अलाउद्दीन ने उसे जो है ना अपना जागीरदार बना लिया, है ना। आपने देखा होगा कि मेरी इनसे लड़ाई होगी लेकिन मैं इनकी वीरता से खुश हूं, तो मैंने उनको इनकी जागीर वापस कर दी। इसका मतलब ये नहीं फ्री में दे दी, बताया था मैंने। हाँ, मतलब कि अब पहले भी हम पढ़ चुके हैं। हाँ, सिकंदर वाला, जैसे मैंने इनसे लड़ाई की, मैं इनसे जीत गया, लेकिन मैं इनकी बहादुरी से बहुत खुश था। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू शासन कर, लेकिन फ्री में थोड़ी, इतना खर्चा हो गया मेरा, अब तू टैक्स मुझे भेजेगा, मतलब मेरे अंडर शासन करेगा। तेरी किस्मत बस इतनी अच्छी है कि हम तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं। ठीक है ना, वो चीज है। तो देवगिरी के राजा को उसने क्या कर दिया? अपना जागीरदार बना दिया। 1309 में इसने वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया। पहले मलिक कफूर ने किसको? रामचंद्र को, फिर प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया। अच्छा, प्रताप रुद्रदेव को जब लड़ने गया ना, तो प्रताप रुद्रदेव ने क्या किया? अपनी एक सोने की मूर्ति बनाई, उसको जंजीर पहना करके उसको दे दिया। इसका क्या मतलब समझे हम लोग? स्वाधीनता स्वीकार कर ली बिना लड़े। ठीक है, इसका मतलब क्या समझे हम लोग? वारंगल, सबसे पहले देवगिरी, देवगिरी के राजा कौन है? रामचंद्र। रामचंद्र नाम था ना, रामचंद्र को हराया, तो रामचंद्र तो लड़ा था ना, तो खुश हो गया था अलाउद्दीन। लेकिन ये जो प्रताप रुद्र था, उसको उसने क्या कर दिया? वो दे दिया, जंजीर में बांध करके ना, अपनी सोने की मूर्ति बनाई, जंजीर में बांध के दे दी। स्वाधीनता स्वीकार कर ली। दूसरा, कोहिनूर हीरा भी दे दिया। यहीं से कोहिनूर हीरा साउथ से अब नॉर्थ चला जाता है। ठीक है ना। अब आगे देखो, इसके बाद मलिक कफूर आगे जाता है और इसने होयसल वंश पे क्या कर दिया? आक्रमण किया, किंतु उसकी राजधानी द्वार समुद्र को नहीं जीत पाया। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 1311 में मलिक कफूर ने पांडव वंश की राजधानी मदुरई को जीत लिया। पूरा साउथ यहाँ तक आ चुका है वो। ठीक है ना। अलाउद्दीन ने जब निजामुद्दीन औलिया को भूमि का हिसाब मांगा, है ना, मैंने बताया था ना आपको, अलाउद्दीन खिलजी ने जब निजामुद्दीन औलिया से जमीन का हिसाब मांगा, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, तुम कहीं से भी आओगे मैं कहीं निकाल जाऊंगा, मतलब मैं हिसाब। लेकिन इसका उससे कोई लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई आगे होती है। ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट। अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेनापति के थे। कौन थे? 4 सेनापति थे। कौन थे? पहला था जफर खां, दूसरा था नुसरत खां, तीसरा था, इन सब की तो फोटो नहीं मिली, लेकिन ये एक और आदमी था जिसका क्या नाम था? मलिक कपूर, उसकी फोटो मिल गई है, मैंने रखी है। ठीक है ना। ये वही मूवी में यही तो एक्टिंग करता मलिक कपूर की। ठीक है ना। आगे बढ़े। इसने अपने चारों सेनापति की तुलना पैगंबर के खलीफाओं से की है। मंगोलों से लड़ते समय जो जफर खां था ना, मंगोलों से लड़ते समय मारा गया था। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, और क्या है आपका? अच्छा, अपने सैनिकों के लिए प्रॉपर ड्रेस कोड, ऐसा नहीं कोई कोई कैसे भी आके लड़ाई कर रहा है। प्रॉपर ड्रेस कोड, प्रॉपर हुलिया, घोड़ों को दागने की प्रथा, ये सारे काम ये है ना निर्धारित करके रखता था। ये सल्तनत काल का पहला राजा था जिसने भूमि का माप करवाया, मतलब जमीन का मेजरमेंट करवाया इसने। ठीक है ना, किसके पास कितनी है, और मेजरमेंट के हिसाब से टैक्स लगाया। ठीक है ना। हाँ, जैसे आपको पता है कि जब आप जैसे जमीन आप खरीदते हो तो इसका भी तो गवर्नमेंट टैक्स लगता है, तो हम और रजिस्टर करवाते हैं जब इसको, तो अगर छोटी जमीन है तो छोटा टैक्स, बड़ी जमीन है तो बड़ा टैक्स। ठीक है, वो चीज है। इसने जो है ना कहा कि जिसके उपज हो रही है ना, उपज में समझ रहे हो, फसल उग रही है, तो उपज का कितना परसेंट टैक्स है? और 50% टैक्स देना पड़ेगा उपज का। ये सारे काम करने पड़े। इसकी डेथ हो जाती है 1300। ठीक है, इसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दी। ठीक है, कोई बात नहीं। यह दरबार में अच्छा, ये इसके बाद नेक्स्ट बंदा आ जाता है जिसका नाम है, इसका बेटा कह लो आप लोग, मुबारक शाह खिलजी। मैंने कहा ना, जनरली इतिहास में देखा है जिनके पिता कामयाब है उनके बेटे अक्सर मीठे निकल जाया करते हैं। ठीक है ना। तो ये महिलाओं के वस्त्र पहन के या बिना वस्त्र के ही आ जाता था। इसकी हरकतों से देख करके इसका जो सेनापति था
उसी ने इसकी हत्या कर दी। कहता भाई हम इससे दुखी हो गए हैं। ठीक है ना, खिलजी वंश का सेनापति कौन था? गाजी मलिक ने खुसरो खां की क्या कर दी? हत्या कर दी और खुद शासक बन गया। ये खुसरो खां, तो इसी का दूसरा नाम खुसरो खां था। ठीक है ना। खिलजी वंश का कार्यकाल सबसे छोटा है, सबसे पावरफुल है, लेकिन सबसे सबसे ज्यादा पढ़ा आपने। इतना तो पूरा ये आपको गुलाम वंश के बारे में नहीं पता जितना अकेले इसके बारे में पढ़ा। लेकिन मैंने कहा ना, जिसका जिसका टेन्योर छोटा है ना, उसका पावरफुल है बड़ा टेन्योर। आगे देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। इसके बाद कौन आया? गयासुद्दीन। अब नेक्स्ट वंश आ जाता है तुगलक वंश आ जाता है। कौन सा वंश आ जाता है? तुगलक वंश आ जाता है। गयासुद्दीन तुगलक आ जाता है। तो वही जो पीछे बंदा जिसने हत्या की थी इसकी, वही। तो गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक। मैंने कहा ना, जैसे भाई का घर पे कुछ और नाम है, घर पे क्या कहते हैं आपको? झूठ बोल रहे हो। कोई मान गए मतलब प्यार से इनको चीकू कहते हैं सपोज करो, लेकिन बाहर शिवम कहते हैं ना, तो घर का कुछ और नाम है, बाहर कुछ और नाम है। तो ऐसे ही जब ये लोग राजा बनते थे तो प्रॉपर टाइटल होल्ड करके राजा बनते थे। ठीक है ना। तो इसका नाम था क्या? इसका नाम था गाजी मलिक। ठीक है ना। और इसका नाम फिर क्या हो गया? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है ना। यार दिल्ली में भी तो एक जगह ना, तुगलकाबाद है ना, तुगलकाबाद का किला एक है वहां पे। ठीक है ना। इसकी, हाँ वही होगी। ठीक है ना। मैं भी एक बार गया वहां पे, लेकिन अब वो किला टूट चुका है ऑलमोस्ट। लेकिन वो किला, मैंने आपको एक बात बताई थी ना, मैंने कहा था सुनो, मैंने ये कहा था ना कि दक्षिण भारत के मंदिर जो बन रहे हैं वो कौन सी शैली के हैं? द्रविडियन शैली के। और ये नॉर्थ इंडिया के मंदिर किस शैली के हैं? और बीच वाले कौन से शैली के हैं? ऐसे शैली है ना, द्रविडियन शैली, नागर शैली, और दोनों का मिक्स क्या है? अर्थात साउथ इंडिया में जो मंदिर है वो द्रविडियन शैली के हैं, नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर है वो नागर शैली के हैं। राम मंदिर कहाँ पे है? नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में? नॉर्थ इंडिया में। तो कौन सी शैली में है ये? ऐसे ही जब आप हुमायूं का मकबरा देखते हो, ऊपर गुम्बद है, वो इस्लामिक शैली है। व्हाट इज द मीन ऑफ शैली? शैली का मतलब क्या है? तरीका, आर्किटेक्ट का तरीका। ठीक है ना। तो इस, अगर आप हुमायूं का मकबरा देखोगे, ताजमहल देखोगे, बीबी का मकबरा देखोगे, किसकी बीबी का? किसी की तो होगी। ठीक है ना। अरे बीबी का मकबरा औरंगजेब की बीबी का यार, औरंगजेब की। ठीक है ना। उसकी बीवी ने कहा कि हुजूर आपके पिताजी गए तो उन्होंने ताजमहल बनाया, आप क्या बना रहे हैं? उन्होंने कहा पगली तुम मर तो सही, मैं बनवाऊंगा तेरे लिए। ठीक है। तो उन्होंने ताजमहल के तर्ज पे जो है वो बीबी का मकबरा। देखो सबसे पहले बना हुमायूं का मकबरा, हुमायूं के मकबरा से कॉपी करके क्या बना? ताजमहल। पता इन दोनों का डिजाइन सेम है। हुमायूं के मकबरे में जाओगे और ताजमहल जाओगे तो डिजाइन सब कुछ सेम है, एरिया भी लगभग सेम मिलेगा आपको। लेकिन हुमायूं का मकबरा रेड स्टोन से बना है और ताजमहल व्हाइट स्टोन से बना। ठीक है ना। और ताजमहल की कॉपी है बीवी का मकबरा। किसकी बीवी का? किसी की तो होगी। ठीक है ना। और किसी की बीवी का। ठीक है। तो ये सारा कुछ, तो अब आप, मैंने क्या बताया आपको कि जैसे ये सारे जो मकबरे हैं ये इस्लामिक स्ट्रक्चर की कॉपी है। ठीक है ना। लेकिन ये जो बंदा है, ये जो मैंने कौन सा किला बोल रहे थे अभी, तुगलकाबाद का किला, जो तुगलकाबाद का जो किला है, ये गाइस इस्लामिक प्लस यूरोपियन शैली का उदाहरण है। इस्लामिक प्लस यूरोपियन बोले तो अंग्रेज, यूरोपियन कंट्री तो वही होगी ना, अंग्रेज। अब अंग्रेजों का किला आप लोगों ने शायद ना देखा हो, मैंने देखा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेरा ससुराल गुजरात में पड़ता है और गुजरात वाले इलाके में अंग्रेजों का जो है ना काफी अच्छा खासा वर्चस्व रहा, पुर्तगालियों का अच्छा खासा वर्चस्व था। उनके जो किले होते हैं गाइस वो ऐसे स्लोपी होते हैं, ऐसे तिरछे होते हैं, और उनकी दीवारें ज्यादा ऊंची। लेकिन आप कभी लाल किला गए हो, दीवार कैसी मिलेगी आपको? स्ट्रेट, और बहुत ऊंची दीवार मिलेगी, नॉर्मली उस पर चढ़। लेकिन जब आप कभी यूरोपियन वो देखोगे ना किले, तो आपको मन करेगा ऐसे दौड़ते हुए चढ़ जाओ, ऐसा मन करेगा आपको। पता इतना छोटी दीवार है और इतना टिल्टेड के आराम से आदमी चढ़ सकता है। तो ये दोनों ही चीजें किस में देखने को मिलती है? तुगलकाबाद के किले में। ठीक है ना। ये सारी चीजें, आओ चलो। तो ये जो बंदा है गयासुद्दीन तुगलक गई, इसने सबसे पहले क्या किया? इसने नहरों का निर्माण करवाया। फ्री में थोड़ी करवाएंगे भाई,
नहरों से जो सिंचाई करेगा वो क्या देगा, टैक्स देगा, फ्री में थोड़ी ऐसा खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, है ना, वो चीज है। तो नहरों का निर्माण करा, उसके लिए क्या किया, अच्छा नहरों का निर्माण प्रारंभ किया इसने, शुरू किया इसने, लेकिन जाल किसने बनाया, फिरोज शाह एफएसटी का, इसे यही है वो बंदा जिसने क्या किया था, जजिया कर ब्राह्मणों पे लगाया था, एफएसटी, है ना। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने अपना पहला अभियान जौना खां के नेतृत्व में तेलंगाना में किया था। राजा कौन है, गयासुद्दीन, और ये कहाँ पे अभियान कर रहा है, तेलंगाना में, साउथ की तरफ, है ना, साउथ की तरफ जा रहा है ना, ठीक है। और जौना खान कौन है, जौना खान है इसका भतीजा, जौना खान कौन है इसका भतीजा। तो तेलंगाना में जाता है, वहां से जीत जाने के बाद फिर ये जो बंदा है गयासुद्दीन, ये फिर बंगाल चला जाता है, कहाँ चला जाता है, बंगाल। और जब बंगाल से आता ना तो उनको याद करता है, वो निजामुद्दीन औलिया नहीं थे, कहता है कि हुजूर आपके पास जमीन बहुत हो गई है, हिसाब चाहिए। पहले हिसाब किसने मांगा था, अलाउद्दीन ने। तो अलाउद्दीन को तो कहा था कि मेरे उसमें 10 दरवाजे हैं, तुम एक से आओगे मैं 9 से निकल जाऊंगा, 9 में से किसी एक से निकल जाऊंगा, सॉरी 9 से कैसे निकलूंगा, ठीक है ना। तो अलाउद्दीन तो बदतमीज नहीं था, लेकिन ये जो बंदा था क्या, कौन, क्या कहा, आऊंगा तो मारने की धमकी देता, मतलब कि किसको, निजामुद्दीन। और निजामुद्दीन औलिया एक बात कहता है कि हुजूर दिल्ली दूरस अस्थि, हुजूर दिल्ली अभी दूर है, और रास्ते में इसकी डेथ हो जाती है, किसकी, ठीक है। डेथ कैसे होती है, जब बंगाल से ये आता है ना अटैक करके, कौन, गयासुद्दीन, तो उसके आराम करने के लिए ना उसका जो भतीजा है, कौन, एक ना खंभों का एक महल बनाता है, लकड़ी के पिलर से बहुत सारे, और जब ये आराम कर रहा होता है तो 2-4 खंभे खींच देता है शायद, ठीक है ना। और जोना खां, गयासुद्दीन जो है, सॉरी जोना खां, गयासुद्दीन जो है वो, तो गयासुद्दीन तो दिल्ली पहुंच नहीं पाता। तो ऐसा कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने जो उसके दिल्ली दूर आने की जो भविष्यवाणी करी थी, ये शायद उनको प्लानिंग प्लॉटिंग के बारे में उनको ऑलरेडी पता था। ये तो हो सकता है कि वो पीर फकीर आदमी है भाई, जो बोला वो सत्य हो गया, बात समझ आ रही है आपको। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अब राजा कौन बनेगा, जो क्लोज है उसके भतीजा, प्लानिंग किसने की थी, रिस्क लेगा तो राजा ही बनेगा। इसका नाम है जौना खान, है ना, जौना, इसमें जूना खान मत समझना आप लोग, क्या नाम है इसका, कहीं तुम 10 रुपए वाला स्कॉच ब्राइट समझ रहे हो, बर्तन धोने वाला, ठीक है, इसका क्या नाम है, जौना खान, क्या नाम है। और मैंने कहा ये तो घर का नाम है, अब राजा बनेगा तो इसका नाम होगा MBT, व्हाट विल बी हिज नेम, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक बन चल रहा है तो तुगलक ही तो लेगा, मोहम्मद बिन तुगलक। पूरे सल्तनत का पढ़ा लिखा राजा कौन है, पूरे सल्तनत का सबसे असफल राजा कौन है, स्वप्नशील रक्त पिपासु किसे कहते हैं, स्वप्नशील समझ लो, जिसके सपने में आ जाए नींद उड़ जाए, उसको नींद नहीं आएगी फिर, कनकी टाइप का, ठीक है ना। रक्त पिपासु मतलब रक्त पीने वाला, ठीक है ना। ये सारे टाइटल, मतलब पीता नहीं था, टाइटल मिला होता उसको, ठीक है ना, वो चीज है, कनकी टाइप का था, ठीक है। ये सारा कुछ रहा। अब आ गया तो मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खा गया, सबसे पढ़ा लिखा था भाई, देखो इसको ज्योतिष की भी नॉलेज है, खगोल की भी, मैथ्स भी जानता है, SSC के तो सारे सवाल यूं फाड़ देता था ये, ठीक है ना, 1 सेकंड में आंसर ले, ठीक है, टाइमर लगा के काम करता था, सेट लगाता था ये, ठीक है। ये इतिहास का सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा राजा है, लेकिन सबसे बड़ा फेलियर भी अकबर, पूरे सल्तनत काल का अनपढ़ राजा है, लेकिन सबसे बड़ा कामयाब अकबर है। तो पढ़ाई का कामयाबी से लेना देना, और मोटिवेशन यहीं से मिलेगा आपको ठीक है। इसके समय में सल्तनत काल का विकास बहुत तेजी से हुआ, और बिखराव भी बहुत तेजी से हुआ। इसकी 5 गलतियां थी, क्या गलती थी पता है, इसने सबसे पहले राजधानी का हस्तांतरण किया, ये अपनी दिल्ली कैपिटल से ना दौलताबाद ले गया, और इसकी राजधानी पहले कहाँ थी, दिल्ली थी, और फिर बाद में कहाँ चली गई, दौलताबाद, दौलताबाद साउथ में, महाराष्ट्र में। का रीजन क्या था पता है आपको, सुन लो आप लोग, मैंने कहा ना मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, ऐसे सुन लो। याद है मंगोलों का आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, याद है अलाउद्दीन खिलजी ने सेना रखी थी, परमानेंट सेना, सैलरी वाली, वो इसके लिए भारी पड़ गई थी, क्यों, क्योंकि सारी लड़ाइयां तो अलाउद्दीन लड़ चुका था, सारे इलाके जीत चुका था, लड़ने के लिए कुछ था नहीं, सैलरी वाली सेना रख रखी, उसको सैलरी हर महीने देनी है, नुकसान है कि नहीं है,
नुकसान है ना। तो ये उसके लिए गले की हड्डी बन गई थी सेना, एक तो पहली बात। दूसरी बात ये, मंगोलों का अटैक हो रहा था, सेना उससे लड़ नहीं पा रही है, तो मंगोलों के डर से वो दिल्ली से इधर आ गया, साउथ की तरफ, और साउथ की तरफ आ गया नीचे, ताकि सेफ रहेगा, है ना। तो इससे मंगोलों का अटैक थोड़ी रुक जाएगा, तो अपनी राजधानी को उसने ट्रांसफर किया। और जब राजधानी, ये भाई कह रहा है मन में कि सर राजधानी ट्रांसफर करने से क्या खर्चा आ जाएगा जो उसका लॉस हो गया, तो भाई लॉस ये होता है कि जब अगर राजधानी ट्रांसफर होती है उसमें करोड़ों का खर्चा आता है। आपको पता है जब किसी इलाके का नाम बदलता है तो उसमें लाखों करोड़ों का खर्चा आता है। तो बच्चा बता रहा था 300 करोड़ तक का खर्चा आता है। इलाका, अभी कोई इलाका था ना दिल्ली में चेंज होने वाला, शिवपुरी करके कुछ है ना। अब ये हिसाब कैसे आ गया खर्चा 600 करोड़ का, नाम ही तो बदलना है। कह रहा भाई वो नाम हर डिपार्टमेंट में चेंज होगा, पूरी हिस्ट्री में चेंज होगा, है ना। तो जब नाम चेंज होता है उसमें बहुत मोटा खर्चा आता है। राजधानी ट्रांसफर होती है उसमें बहुत, नई संसद बनेगी, नए दफ्तर बनेंगे, नया मैनेजमेंट होगा, आर्मी के लिए अलग हेडक्वार्टर, पुलिस हेडक्वार्टर अलग, सब कुछ अलग होगा, वो सब चीजें। ये सब तो पहला, इसके फेलियर के 5 कारण बताते हैं। ये सबसे पढ़ा लिखा था लेकिन सबसे बड़ा फेलियर भी था। तो 5 कारण में सबसे पहला कारण क्या, राजधानी का, राजधानी का, ठीक है ना। तो दिल्ली से एक तो टैक्स बढ़ा दिया था इसने, इसी के अकॉर्डिंग चल रहा था, चलो इसने जो है ना टैक्स बढ़ा दिया था। व्हाट इज दोआब गाइस, दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का रास्ता, दो नदियों के बीच में रास्ता होता है ना। तो सुनो, ये मैप ऊपर जम्मू कश्मीर देखा आप लोगों ने, तो देखो पंजाब की 5 नदियां मान लो बह रही हैं, यहाँ पे बह रही है ना। तो उन नदियों के बीच में जो रास्ता होता है उसको गाइस क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। दोआब बड़ा ही फर्टाइल होता है, फर्टाइल में तो उपजाऊ होता है, वहां से ज्यादा अनाज उगता है, ज्यादा अनाज उगे तो ज्यादा टैक्स मिलेगा, और टैक्स इसने क्या कर दिया, तो जनता गुस्से में रैली करती इसने। अच्छा आपको पता है इस करेंसी कितने टाइप की होती है, करेंसी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, गुड करेंसी और, ये कौन सी करेंसी है, हाँ गुड है कि बैड है, ये बैड है। ये कौन सी करेंसी है, क्योंकि ये बैड इसलिए क्योंकि कल रात को मोदी जी आएंगे कहेंगे भाइयों बहनों कल से 500 के नोट नहीं चलेंगे, तो बैड ही है। तो गुड करेंसी क्या है, गोल्ड, क्या है, गोल्ड। इसको टोकन करेंसी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या बोलते हैं, टोकन करेंसी, पेपर करेंसी, है ना, ये सब चीजें। तो ये बैड करेंसी है, ये अच्छी मुद्रा क्यों, फट गई तो कोई लेगा नहीं, है ना। और अमेरिका में जाओगे कोई लेगा नहीं, है ना। कल गवर्नमेंट चाहे कल बैन कर दे इसको, जब चाहे जितनी बार चाहे बैन करे, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। सांकेतिक मुद्रा है, इसको सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन मनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसने भी एक सांकेतिक मुद्रा निकाल दी, छाप दिया नोट, और उसने अच्छा एक बात बताओ, अगर कल को ये नोट इजी हो जाए छापना, मतलब इसमें गवर्नमेंट ने जो रूल लगा रखा है ना, दिख रहा है ना आपको कि भाई ये है, ये छप रहा है, ये सारी चीजें, अगर इजी कलर में प्रिंट आउट करके घर में ना छाप लूं, है ना, तभी तो ये बैरिकेड्स लगाए गए ना, ताकि आप इजिली इसको, लेकिन इसने जो मनी छापी उसमें बैरिकेड्स लगाना भूल गया, लोगों ने अपने घर में छाप दिए। लोगों ने क्या कर दिया, अच्छा एक बताओ, बैंक हमारा, आरबीआई किसका है, भारत का, लोग भारत के, पैसा भारत का, छाप छाप के गरीबी क्यों नहीं दूर कर देते, काय की लिमिट, क्यों लिमिट है, कागज ही तो लगना है। एक 500 का नोट छापने में कितना खर्चा आता होगा, 10 रुपए का पेपर लगता होगा, हाँ पैसा। अच्छा, अच्छा चलो ठीक है, भारत की आबादी कितनी है, तो 50 करोड़। आपको पता कोविड में रतन टाटा ने कितना डोनेट किया था, 1500 करोड़, कितना, 1500 करोड़। तो भारत की आबादी 150 करोड़, रतन टाटा ने डोनेट किया, एक बंदे के हिस्से में कितना आएगा, तो कहाँ है 10 करोड़ फिर, अगर 10 करोड़ आता है एक बंदे के हिस्से में तो इतना डोनेट करने से अच्छा तो दे देते हैं, मैं अपना खुद का हॉस्पिटल बनवा के इलाज करवा लेता, है ना भाई। क्यों नहीं किया ऐसा, क्योंकि ऐसा करने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, अगर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो जो सब्जी कल को टमाटर मिल रहा है ना, नींबू मिल रहा है 7,500 रुपए, वो 7,500 रुपए का एक मिलेगा कल, एक। आप भाई ऐसे लोग पे कहेंगे रिक्शा वाले को भैया 5 रुपए दूंगा कल मंदिर चलेगा, वो कहेगा मैं 10 दूंगा तू चला, समझ पा रहे हो लोग। तो करेंसी बढ़ने से अगर मनी बढ़ेगी, इकोनॉमी में सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, महंगाई
इसलिए गवर्नमेंट इसको बैलेंस करती है, कई तरीके से बैलेंस करती है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो इसने कौन सी मनी छापी? टोकन मनी। कौन सी मनी छापी? और वो इतनी आसान थी कि लोगों ने छाप दी घर में ही। इसने 1 लाख छापी, इसने कहा यार महंगाई बढ़ रही है, वापस बुलाओ। तो इसने रात को 8 बजे कहा भाइयों बहनों कल से 500 1000 के नोट नहीं चलेंगे, वापस कर दो। तो जब इसने वापस बुलाया तो 2 लाख वापस आ गए। समझ लो इस चीज को। तो एक फेलियर ये हो गया हमारा। तो एक तो टैक्स का फेलियर, दूसरा करेंसी फेलियर, तीसरा मंगोलों का आक्रमण, चौथा कई सारे इसने युद्ध किए जो गलत हुए, ठीक है ना, और सैनिकों का वो सैलरी ना देने का इशू था ना। ये सारे फेलियर किसके क्या थे? पढ़ा लिखा था लेकिन कामयाब नहीं हो पाया है। आगे की बात करते हैं, ठीक है। और 2 भाई थे, हरियर और बुक्का, ठीक है ना, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसने क्या किया ना, साउथ में 2 भाई रहते थे, हरियर और बुक्का, उनको अरेस्ट किया, उनको उसने इस्लाम धर्म कबूल करवाया और उनको साउथ में भेज दिया कि भाई जाओ अब हमारी टीम से अब आप लड़ो। लेकिन हरियर और बुक्का कुछ टाइम के बाद जो है ना वापस से सेपरेट हो जाते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, साउथ के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। 1347 में हसन गंगू ने दिल्ली सल्तनत से टूट करके बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर ली। साउथ में एक राजा रहता था, इसका नाम था बहमनी साम्राज्य था एक, इसके बारे में भी आगे आएगा। वो किसके अंडर में था? पहले दिल्ली सल्तनत के अंडर में था, है ना। मैंने कहा था एकता प्रणाली थी, वही वाला सिस्टम। लेकिन बाद में उसने सेपरेट होकर एक नया वंश चालू कर लिया। अच्छा अच्छा, इसके समय में क्या हुआ? 1333 में गई मोरक्को से, साउथ अफ्रीका में एक जगह है मोरक्को, वहां से एक व्यक्ति आया था इबन बतूता, है ना, बगल में जूता पहने तो करता है चोर, है ना। तो कौन आया था साउथ से, मोरक्को से कौन यात्री आया था? अफ्रीकी यात्री इबन बतूता आया था, ठीक है। कब आया था? 1300। ये इबन बतूता जो आया गया, इसने जो है ना एक किताब लिखी थी, इस किताब का नाम था रहला। क्या किताब का नाम था? इस किताब में उस समय की डाक व्यवस्था, ठीक है ना, गुप्तचर व्यवस्था यानी कि इंटेलिजेंस और व्यापार व्यवस्था का जिक्र है। रहला रहला, रिहला कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिहला लिख लो या रहला लिख लो, कहीं बुक्स में आपको रिहिला मिलेगा, कहीं बुक्स में आपको रहला मिलेगा। अच्छा है 12th में, मैं तो 12th पढ़ी नहीं, ठीक है, सीधा आ गया मैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलो कोई बात नहीं। तुमको पता, तुम लोगों ने तो फिर भी पढ़ी है। मैं पहली बार सीडीएस का एग्जाम देने गया ना, यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी खास बात होती है, उसके सवाल थोड़े बड़े बड़े होते हैं जीएस के। तो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ध्यान से सुना, क्या आया था? क्वेश्चन ये आया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोरक्को यात्री इबन बतूता भारत आया था, उसने किताब लिखी थी रहला, उसमें किन चीजों का जिक्र है? तो जब मैंने सवाल पढ़ा तो मुझे पता चला कि मोहम्मद बिन कासिम तुगलक कोई था, उसके दरबार में कोई मोरक्को से कोई इबन बतूता आया था, उसने रहला लिखी, इतना तो मुझे सवाल से पता चला। बाद में जब मैंने घर आके लूसेंट खोला तब मैंने पढ़ा, उस समय मैं नया था, मैं बिल्कुल मुझे नॉलेज वॉलेज नहीं थी इन सब चीज़ों की, वो उठा के बस एग्जाम देने चले गए थे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक इसकी अच्छा देखो, जब इबन बतूता आया ना तो दरबार में, इबन बतूता लिखता कि भाई ये बिल्कुल मूडी आदमी था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक क्या था? मूडी आदमी था। मतलब रोज अपने दरबार में किसी को तो फांसी की सजा दे और किसी को राजा बना दे, उसकी मूड की बात है। तो पैसे दे दो, इसको फांसी दे दो, है ना। एक दिन उसके दरबार में चोरी हो जाती है। किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक। और इल्जाम लग जाता है इबन बतूता पे। किस पे इल्जाम लग जाता है? इबन बतूता। अब इबन बतूता टेंशन में है कि भाई मेरा नंबर आ गया लग रहा है, लेकिन वो उसको मारता नहीं है, वो उसको नजर बंद कर देता है। क्या कर देता है? मतलब कि एक कमरे में बंद कर देता है, हाँ, काल कोठरी जा, निगरानी में रख देना। अगर आपको पता है सजा ये भी होती है, अगर मैं आपको एक कमरे में पैक कर दूं ना, मोबाइल दे दूं आपको, मोबाइल या टीवी दे दूं आपको, आप एक समय के बाद उब जाओगे उसमें, 2 दिन के बाद आप 3 दिन रह लोगे, 4 दिन, तो सब पक जाओगे आप, आपका मन करेगा मैं बाहर निकलूं कहीं यहाँ से, ये सब चीजें, ठीक है ना। तो इबन बतूता पे इल्जाम लगता है, ठीक है, इबन बतूता को नजरबंद करता है। एट द सेम टाइम गई चाइना से ना कुछ डेलीगेट्स आते हैं इसके दरबार में। किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। तो इबन बतूता की हुजूर उनकी तरफ से आता, आपकी तरफ से बंदा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मोहम्मद बिन तुगलक कहता हाँ जाना चाहिए। तो कहता कौन जाएगा? तो कहता मैं जाऊंगा और कौन जाएगा? उसको तो वहां से निकलना था क्योंकि उसको पता था कि राजा सन की है
है ना। अच्छा, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था, ठीक है ना, दिल्ली का काजी रूलर भी नियुक्त किया था, ठीक है ना, पावर में था, लेकिन राजा का मूड जिस दिन सनक गया गया, काजी वाजी सब लपेट देंगे, ठीक है ना, वो चीज है। तो उसके बाद क्या होता है, उसको चाइना भेज देता है, किसको, इब्न बतूता को, चाहे फिर बचते बचाते बेचारा जैसे तैसे वो अपने वापस अपने घर आता है। और आपको और इंटरेस्टिंग बताता हूँ, बुक में नहीं मिलेगा आपको। जब इब्न बतूता अपने घर चला जाता है, कहाँ चला जाता है, अफ्रीका चला जाता है, तो अफ्रीका जब जाता है ना, तो अफ्रीका जाने के दौरान वो डायरेक्ट पहले अपने घर नहीं जाता, एक दो जगह बीच में होल्ड करते हुए जाता है, मैं आपको बताता हूँ क्या। तो बीच में ना एक शहर मिलता है, इसका नाम है टिम्बकटू, सुना नाम आप लोगों ने, ये शब्द तो सुना होगा, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं होगी क्या चीज है। तो टिम्बकटू एक शहर है बेसिकली, ठीक है ना, और ये एक प्रॉपर इस्लामिक शहर है, मतलब यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा रहती है वर्तमान में। अफ्रीका का शहर है, ज्यादा डेवलप नहीं है, दो ही चीजें वहाँ पे, ट्रेन की व्यवस्था में, और बहुत अंडर डेवलप शहर है, ठीक है। तो टिम्बकटू के बारे में भी उसकी किताब में जानकारी है, ठीक है ना, वो सब चीजें। तो ये सारी यात्रा का विवरण उसकी किताब में मिलता है, किसकी, तो मिलता है, कौन सी किताब, रहला या रेहला, रेहला लिखा हुआ 12th में, तो रेहला बोलेंगे भाई, जो 12th में लिखा वही बोलेंगे, क्योंकि जो सीबीएसई में होता है वही बोलते हैं कायदे से, ठीक है ना, वो चीज़ है। अब ध्यान से सुनना आप। उस समय ना रहला में किन चीज़ों का वर्णन था, पोस्टल इंटेलिजेंस और बिजनेस। लेकिन वो जो पोस्टल वाला था ना, वो सीन राजाओं के लिए था, आम जनता के लिए पोस्टल सर्विसेज एक्चुअली पता क्या था, 3-3 कोस की दूरी पर ना, 3 कोस यानी कितने किलोमीटर होता है, कुछ एक कोस का कुछ पता आपको, इस एक कोस में 3 किलोमीटर, तो 9-10 किलोमीटर के गैप पे एक एक चौकी बना रखी है, जैसे पुलिस की चौकी होती है ना छोटी छोटी, और वहां पे एक आदमी घोड़ा लेके तैयार है, ठीक है ना। जैसे दिल्ली के राजा को महाराष्ट्र न्यूज भेजनी है, तो वो मैसेज कर, तो एक चौकी वाला दूसरे को, दूसरे वाला तीसरे को, तीसरे वाला, ऐसे बहुत रफ्तार से वो मैसेज आगे कन्वे हो जाएगा, ठीक है ना। टाइम तो उसमें भी लगेगा, लेकिन नॉर्मल से, उस समय ये तो था नहीं, फोन लगाया, व्हाट्सएप कर दिया, वीडियो कॉल कर दिया, ऐसा तो कोई सीन था नहीं इसमें, ठीक है ना। तो रेला में उसने लिखा है कि ऐसी व्यवस्था, डाक व्यवस्था मैंने कहीं और नहीं देखी, ये सारी चीजें, ये सारी बातें, ठीक है। तो ये सारी बातें देखो, ये एमबीटी ने डाक व्यवस्था प्रारंभ की, ये सब चीजें जितनी बातें बताई वो सारा भी इसमें आ गया है। अच्छा, ये मोहम्मद बिन तुगलक जो ना, होली का त्योहार जो है अपने दरबार में मनाता था, कैकुलर टाइप का आदमी था, है ना। उसके समय में ये कलेश नहीं चलता था कि ईद और होली एक ही दिन पड़ जाएंगे तो कौन मनाएगा कौन नहीं मनाएगा, ठीक है ना, वो चीज़ है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हुए जिन्होंने ऐसा किया, ठीक है ना। 3 भेज दिया, ये बता दिया मैंने आपको। मोहम्मद बिन तुगलक का कहना था कि मेरा राज्य जो है वो बीमार हो गया है, लोग उससे दुखी थे, झूठ बोल रहे हैं, लोग इससे दुखी थे और ये लोगों से दुखी था, है ना। तो एक इतिहासकार है, उसने कहा कि इस जब ये मरा ना, तो इतिहासकार ने क्या कहा कि इसको लोगों से और लोगों को इससे मुक्ति मिली, ठीक है ना। किस इतिहासकार ने कहा, इतिहासकारों को कहना है, किसी इतिहास, ठीक है ना, ये लिखा हो देखो, जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी, क्योंकि जनता ने कई बार विद्रोह कर रखा था इसके खिलाफ। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फिरोज शाह तुगलक, इसके बारे में अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ, इतने रहने देते हैं।